अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अर्मिला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। एक और अच्छी सुबह का आगाज हुआ है। कुछ जगहों पे लॉकडाउन वाली सुबह है और कुछ जगहों पे बगैर लॉकडाउन वाली, और कुछ जगहों पे लॉकडाउन वाली सुबह है लेकिन लॉकडाउन का एहतराम नहीं किया जा रहा। वो तो बिल्कुल मैं कुछ इंटीरियर सिंध के इलाकों की बात करूं कि लॉकडाउन है लेकिन लॉकडाउन नहीं है। खैर है या नहीं है, दोनों सूरतों में एहतियात आपकी अपनी सेहत के लिए है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप एहतियात करें और कोविड से महफूज रहें। सबसे पहले हम कुछ अच्छी खबरों से आगाज़ करना चाहते हैं आज के शो का। और पता नहीं क्यों आप चुप चुप हैं, हालांकि एक अच्छी खबर आपके पास भी है, लेकिन पहले मैं दे देता हूं, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी बेखबर होंगे इस खबर से। हमें सिर्फ क्रिकेट का या सियासत का पता होता है। तो टोक्यो ओलंपिक से पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर आई है। एक थोड़ी सी ऑक्सीजन मिली हमें। पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम जो हैं, उन्होंने जुवेलियन थ्रो में मेडल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अरशद नदीम के हवाले से आपको बताएं तो दूसरी बारी में 85.16 मीटर के फासले तक जुवेलियन फेंकने का कामयाब तजर्बा उन्होंने किया, कामयाब एक्सरसाइज की। और जुवेलियन थ्रो का फाइनल इसी हवाले से अगर बात करें, हम 7 अगस्त को खेला जाएगा और इस बात का इम्कान मौजूद है कि ही विल बी अ मेडल विनर इंशाल्लाह। वैसे तो ओवरऑल हम ओलंपिक्स की बात कर रहे थे तो कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही हमारे प्लेयर्स जितने भी गए थे, लेकिन ये एक अच्छी खबर है। इसके साथ एक और अच्छी खबर भी है। वो एक अच्छी खबर ये है कि 4 मैचेस की सीरीज मैचेस में बारिश हो गई और पाकिस्तान 1-0 से ये कह के आप कह रही हैं कि 1-0 से हम जीत गए कि बारिश हो गई थी। हाँ, तो देखिए 3 मैच तो सिरे से हुए। ये वही है कि बच्चे ने कहा था अब्बू मैं फर्स्ट आया, उसने कहा बेटा मुकाबला कितने लोगों में था, उन्होंने कहा मैं 2 लोगों में तो ये बल्कि सेकंड आया हूँ और वो सेकंड। यही वाला हाल हो गया। हाँ, यही वाला हाल हो गया। 3 मैचेस हुए नहीं, लेकिन फिर भी जी जीत होती है। और मैं इनको कन्विंस कर रहा था कि भारत जीत होती है। सीरीज हम जीत गए हैं, एक मैच भी तो हम ही जीते थे। चले अभी हौसला करें ना, अभी इस पे डिटेल बात करेंगे। बड़ा कुछ है शो में, आज सेगमेंट्स भी हैं जी, क्रिकेट पे भी बात होगी, सियासत पे भी होगी और कोविड पे तो एज यूजुअल हम आज जरूर बात करने वाले हैं। लेकिन आगाज में आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। आजाद कश्मीर में वजारत उज़्मा के लिए कई उम्मीदवार मौजूद। कुर्रा किसके नाम निकलेगा, फैसला आज होगा। सियासत में आया तो कुछ नहीं जानता था। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने शमूलियत की दावत दी, मगर करप्शन का इल्म होने पर अपनी पार्टी बनाई। वजीर आजम इमरान खान। आसिम सलीम बाजवा चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी मुस्ताफी। खालिद मंसूर को मुआवने खुसूसी सीपैक अमूर तैनात कर दिया गया। नवाज शरीफ, मरियम और फजलुर रहमान किसी से भी बात नहीं होगी। बात होगी तो सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर मौजूद लीडरान से होगी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी। कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल, सैकड़ों अफराद मुतासिर, कई जिंदगियों के चिराग गुल। सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी में हिना न्याजी मुलाकात करवाएंगी आलमी शोहरत याफ्ता कार्टूनिस्ट जावेद इकबाल से। जी मैचेस का देखते हैं, हाल देखते हैं, बताएंगे आपको बड़ी खबर। मैच सिर्फ क्रिकेट का तो नहीं होता, सियासत का भी होता है। और आज आज़ाद कश्मीर असम्बली का बड़ा मैच है, सबसे बड़ा मैच है, अगर कहीं तो गलत नहीं होगा। हुकूमत साजी का अमल हतमी मरहले में दाखिल हो गया आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली को लेकर। और गुज़िश्ता रोज़ के हवाले से अगर बात करें तो बड़ी अहम एक्टिविटीज़ भी हुई, अहम इजलास भी हुआ है, जिसमें 53 के ऐवान में जो 49 अरकान असम्बली हैं उन्होंने हलफ उठाया। PTI के MLA अनवारुल हक 32 वोट लेकर स्पीकर और चौधरी रियाज गुजर डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल के मुश्तरका उम्मीदवार राजा फैसल मुमताज़ और निसार अब्बासी 15 वोट ले सके। आज हम अगर बात करें आज़ाद कश्मीर के कायदे अवान के हवाले से तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, आज उनका इंतखाब होना है और इस हवाले से स्केड्यूल जारी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इमरान खान ने वज़ारत उज़्मा के लिए 4 ML, एक बैरिस्टर सुल्तान महमूद और जो साथ बात की जाए सरदार अलियास तनवीर साहब, ख्वाजा फारूक हैदर और अजहर सादिक के इंटरव्यू भी किए, लेकिन ताहाल अभी तक वज़ारत उज़्मा के लिए हतमी फैसला नहीं आ सका। ज़राए के मुताबिक सियासी तौर पर जो कह लें नए जो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं सरदार तनवीर अलियास, उनको गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद तलब किया गया है और उन्होंने PTI की सीनियर क़यादत से मुलाकातें भी की हैं। अपोजिशन की बात करें तो जो कह लें इंतहाई दिलचस्प और बात यह है कि पाकिस्तान में शदीद इख्तलाफ रखने वाली अपोजिशन जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर असम्बली में मुत्तहिद नजर आ रही हैं। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन के लिए दोनों जमातों के दरमियान बाहमी ताउन भी देखने में आया। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के लिए मुतफ़िका उम्मीदवार लाए गए। यहाँ तक कि वज़ारत उज़्मा के लिए भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने जो मुश्तरका उम्मीदवार है वो लाने का ऐलान किया है और मुस्तकबिल में गवर्नमेंट को टफ टाइम देने के लिए मुश्तरका लाएअमल के तहत
काम करने पर भी इत्तेफाक किया। अच्छा, वैसे हम कह रहे हैं कि मुखालिफ, लेकिन पहले तो एक ही थे जब पीडीएम बनी थी तो हाँ, सारे थे, लेकिन वो और पीडीएम वो ज़्यादा कभी चली। कभी खुशी कभी गम, लव हेट रिलेशनशिप चलता रहता है। खैर, इस वक्त आसिफ रजा मीर हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं। कश्मीर इलेक्शंस के हवाले से मुसलसल वो उनसे अपडेट्स ले रहे हैं, और उनके साथ साथ सीनियर तजियाकार जनाब इम्तियाज़ गुल साहब, जो मुल्की सियासत के ऊपर, गैर मुल्की सियासत के ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होगी। आप दोनों मेहमानों को, इम्तियाज़ गुल साहब और आसिफ, हम वेलकम करेंगे। और गुल साहब, आपकी इजाज़त से मैं पहले ज़रा आसिफ से अपडेट्स लेना चाहूँगा, क्योंकि वो इस वक्त कानून साज असम्बली में मौजूद हैं। उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो हमें क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल जोड़ तोड़ के हवाले से बता सकते हैं। आसिफ, प्लीज़ बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास, क्या होने जा रहा है आज? जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि आज आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में एक और तारीखी दिन है जब 13वें वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। 1975 से जब खान अब्दुल हमीद खान हमारे आज़ाद कश्मीर के पहले वज़ीर-ए-आज़म बने, तो उस वक्त से लेकर आज जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ, 13वें वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। और ये पहली असम्बली है कि जिसमें अभी तक हुक्मरान जमात की तरफ से, जो हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बनने जा रहे हैं, जिनके वज़ीर-ए-आज़म अभी तक किसी का नाम सामने नहीं लाया गया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त में शेर शकर नजर आ रहे हैं, यहाँ पे उनका मिसाली इत्तेहाद अपोजिशन का नजर आ रहा है। उनकी तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी लतीफ अकबर, जिनको कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए और आज वज़ारत उज़्मा के लिए नामजद कर दिया गया है। यहाँ पे हम आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि चौधरी लतीफ अकबर मद्दे मुकाबल होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी उम्मीदवार आज सामने आता है। और अब 9 बजे जो है वो कागजात नामजदगी का अमल शुरू हो जाएगा। 4 नाम इस वक्त तवातर के साथ लिए जा रहे हैं। बैरिस्टर सुल्तान महमूद अली, जो पहले भी वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, अगर आज उनका नाम आता है तो दूसरी दफा उनको ये एजाज हासिल होगा। उनके साथ सरदार तहीर इलियास, मुजफ्फराबाद से ख्वाजा फारूक अहमद, और इसके अलावा और भी चंद नाम लिए जा रहे हैं, लेकिन हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यहाँ मैं ये बताना जरूरी समझता हूँ कि हमारा जो वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब है वो हमारे आइन के आर्टिकल 13 के तहत जो है वो उसका इंतखाब अमल में लाया जाता है। आज दिन 2 बजे पोलिंग होगी और इसमें पूरे का पूरा ऐवान जो है वो पोलिंग में अपना हिस्सा लेगा। हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाज़ेह बरतरी हासिल है। वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए सादा अक्सरियत की जरूरत है, जो बज़ाहिर जो है बहुत आसान हदफ नजर आता है। तो आसिफ, ये भी बता दें कि हम तक ये खबर तो पहुंची थी कि वज़ीर-ए-आज़म ने इंटरव्यूज लिए थे कैंडिडेट्स के जो कि वज़ारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार थे, लेकिन क्या वज़ीर-ए-आज़म ने ये मुनासिब नहीं समझा कि यहाँ पे जो मुख्तलिफ मेंबर्स मुंतखब हुए हैं उनके साथ भी एक मीटिंग की जाए और उनकी राय भी ली जाए कि उनका एतमाद किस शख्सियत के ऊपर है? क्या ऐसा कुछ हुआ? देखिए, जो आज़ाद कश्मीर के अंदर एक बात तसलसल के साथ की जा रही है कि कश्मीर के फैसले कश्मीर के अंदर होंगे। ये इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा नारा रहा, जिसने अवाम के अंदर बहुत ज्यादा पजीराई और मकबूलियत हासिल की कि हम पीपल्स पार्टी और नून लीग वाला काम नहीं करेंगे, कश्मीर के फैसले कश्मीर के अंदर होंगे। लेकिन उसकी वाज़ेह और पहली मिसाल आपने देख ली कि अभी तक वज़ारत उज़्मा के मामले पर आज़ाद कश्मीर का जो ऐवान है, जो अरकान असम्बली हैं, जिनको लोगों ने वोट की ताकत से असम्बली भेजा, उनसे नहीं पूछा जा रहा, न उनसे राय ली जा रही है, ना ये सामने लाया जा रहा है कि कौन वज़ीर-ए-आज़म होगा। मैं 5वां इलेक्शन कवर कर रहा हूँ, इससे पहले हमेशा हमें इल्म होता था कि आज फलां से वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। उनके लिए ये पहली बार होगी, ये पहला इलेक्शन है, पहली मरतबा इमरान ऐसा होने जा रहा है कि वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवारों को खुद भी नहीं पता कि अब उन्होंने शेरवानी सिलवाई है, उन्होंने तैयारी की है। ठीक हो गया, ये सरप्राइज है जिस तरह से पंजाब में ये हमें सरप्राइज मिला था। पंजाब वाला सरप्राइज तो ना ही मिले तो बेहतर है। लेकिन इम्तियाज गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, थैंक यू मच, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। इम्तियाज गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके भी वक्त का। जिस तरह से भी आसिफ हमें अपडेट कर रहे थे कि कुछ सरप्राइज मिल सकता है, पहली बार हुआ है कि किसी को खुद भी नहीं अंदाजा, ये मतलब बड़ा अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। शेरवानी सिली है, किसने पहनी है किसने नहीं पहनी है, आपको क्या लगता है कौन सा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है अब तक जो 4 नाम सामने आए उनमें से? देखिए, कोई मालूम नहीं कि कोई ऐसे बंदे के नाम कोरा पड़ जाए जिसने शेरवानी नहीं सिलवाई हो। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि ये सारा मामला मुशावरत के साथ चल रहा है, और जो अभी आपके नुमाइंदे बात कर रहे थे कि कश्मीर के मामलात कश्मीर में हल होने चाहिए, तो उस हवाले से मेरा ख्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म ने अगर ये बात की है तो गालिबन इस पे अमल भी करेंगे। और फिर जो बैरिस्टर सुल्तान है या ख्वाजा फारूक है, जिनको कहते हैं सॉयल, जो कि उधर ही मौजूद हैं, उधर ही सियासत करते हैं। सरदार तहीर इलियास माशाल्लाह बड़े मुतमव्वल, बड़े सनतकार, सरमायाकार हैं। मालूम नहीं कि वो किस हद तक ग्रास रूट्स के साथ जुड़े हुए हैं। वो अलग बात है कि उनकी जो चमक है वो किस तरीके से काम आ जाए, इन द सेंस के शायद वज़ीर-ए-आज़म ये समझें कि चूँकि
ये माशाल्लाह अच्छे आसूदा हाल हैं, तो गलत कामों की तरफ नहीं जाएंगे। सेल्फ एनरिचमेंट जिसको कहते हैं, यानी अपने ज़ाती कारोबार को मज़ीद बढ़ावा देने का काम नहीं करेंगे। तो उसमें अच्छी बात है कि मुशावरत 4-5 लोगों से वज़ीर आज़म ने किया है। अभी आपने सवाल किया था कि बाकी अरकान असम्बली के साथ भी वो मिल सकते थे। मेरा अपना ख्याल है कि अगर कश्मीर के नुमाइंदे हैं तो उनको जो उनके बड़े नुमाइंदे हैं, ज़्यादा बाअसर लोग हैं, उन्हीं के साथ मिलना मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म के लिए काफ़ी। मैं वज़ीर आज़म का तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन अपने पाकिस्तान, चूँकि हम कहते हैं उसको मसाइलिस्तान, पाकिस्तान में इतने शदीद मसाइल हैं, तो उसमें ये नहीं हो सकता कि हर इलेक्शन से पहले और ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान हो या कश्मीर हो, उसके इलेक्शन के बाद भी उनके अरकान से भी मिला जाए कि आपको किस किस्म की क़यादत चाहिए। इम्तियाज़ साहब, इसकी एक बुनियादी वजह है ना, वो आपको भी पता है कि तहरीक इंसाफ के अंदर जिस तरह मुख्तलिफ धड़ेबंदियाँ होती हैं, और कश्मीर के अंदर भी हैं, हमें भी मालूम है ये, जिस तरीके से एफर्ट्स इंतखाबात से पहले होती रही, तो फिर उसका नुकसान ये होता है कि आप जब ऑपरेशन चलाने की कोशिश करते हैं तो फिर पंजाब जैसे या विफाक जैसे, कभी जैसे विफाक में आपका सेनेटर हार जाता है अक्सरियत के बावजूद, और पंजाब में भी मामलात मुख्तलिफ हो जाते हैं, ग्रुप सामने आ जाते हैं। तो ये इस वाले मामले से बचने के लिए डोंट यू थिंक कि मुशावरत हो जाती तो अच्छा था? देखिए, हो सकता है आपकी हमदर्दी पीटीआई के साथ हो, आपकी ख्वाहिश हो कि धड़ेबंदी उसमें ना हो लेकिन बीइंग पाकिस्तानी ऑब्वियसली सर, यस। लेकिन जो भी जमातें या रहनुमा खुद को जमहूरी कहते हैं, उनके अपने अपने ख्यालात होते हैं। हर पार्टी में मुख्तलिफ ख्यालात के लोग मौजूद होते हैं। दूसरी जमातों का जहाँ तक मुझे आइडिया है, ख़ासतौर पे PMLN का, तो उसमें इख्तिलाफ राय या धड़ेबंदी की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, आपको मालूम है कि किस तरह दोनों शरीफ बरादरान जो है वो बिल्कुल एक बादशाहों की तरह उनकी राय होती है। तो ये कहते हैं कि जब उनके पास कोई MNA जाता था कि मैंने अपने हलके के मसाइल आपके साथ डिस्कस करने हैं, तो कहते आपका कौन सा हलका है, वो हलका तो हमारा है। तो ये तो अगर धड़ेबंदी पार्टी के अंदर है या मुख्तलिफ ख्यालात है तहरीक इंसाफ के अंदर, तो बड़ी अच्छी बात है। कम से कम डाइवर्स ओपिनियन सामने आ जाती है। लेकिन ये जहन में रखे कि बड़ी धड़ेबंदी की कोशिश हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में भी आपको मालूम है वो आतिफ खान और बैराम तरक़ई जो है वो अलग हो गए थे, उनका अपना कोई ग्रुप था। वज़ीर आला के साथ उनके इख्तिलाफात थे, उससे पहले उनके परवेज़ खटक के साथ इख्तिलाफात थे। बड़ा शोर हुआ कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, 15-16 लोग अलग हैं, लेकिन उनका क्या बना हुआ, बिलाखिर वो फिर वापस आ गए। यही हाल पंजाब में भी हुआ। आपने बहुत बातें सुनी हैं, लेकिन पंजाब में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपको अगर आपका, मैं समझता हूँ कैप्टन है, रहनुमा जो है, वो अगर बिल्कुल उसके वाज़े ख्यालात हैं सियासी मामले तय करने के हवाले से, तो वो उसमें फिर वो ब्लैकमेल नहीं हो सकता। ठीक हो गया। इम्तियाज़ गुल साहब, साथ साथ अगर ऑपोजिशन की बात कर लें तो असेंबली में हमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद देखने को मिल रहा है, जो स्टार्टिंग में हमें शायद PDM में भी देखने को मिला था, लेकिन बाद में हमें कुछ इसके खातिर ख्वाह रिजल्ट नजर नहीं आए थे। आपको लगता है यहाँ पर ये इनका इत्तेहाद जो है या भाईचारा बरकरार रह पाएगा? यहाँ पे भाईचारा बरकरार रहेगा, क्योंकि कश्मीरी बड़े अमन पसंद लोग हैं, और उन्हें भी अब आइडिया हो गया होगा कि जो उन्होंने दाल मूंगने की कोशिश की थी इस्लामाबाद के सीने पे या इमरान खान के, वो नहीं गली। इस्लामाबाद PTM के ज़रिए जो कुछ उन्होंने करने की कोशिश की, वो एक दोबारा था। हमने शायद इसी प्रोग्राम में पहले भी बात की थी, और जब वो बना था तो उस वक्त भी हमने यही सोचा था कि PTM एक बिल्कुल मुख्तलिफ नौ ख्यालात के हामिल लोगों की का एक इत्तेहाद है, उससे मिलना कुछ नहीं, और इवेंचुअली वही हुआ है। तो कश्मीर में मैं नहीं समझता, क्योंकि अब तो देखिए, अगर आपके पास अददी अक्सरियत ही नहीं है तो आप बहुत भी इकट्ठे हो जाएं तो क्या कर पाएंगे। अच्छा गुल साहब, एक सवाल यहाँ पे तर्ज सियासत के हवाले से है, चूंकि जिस तरह का इलेक्शन ये हुआ, ना तो इससे पहले ऐसा इलेक्शन हुआ, ना इस किस्म के नाखुशगवार वाक़यात हमने उस तरह से देखे, ना इतनी हार्ड लैंग्वेज देखी जो मुख्तलिफ अतराफ से आई। तो इस दफ़ा के इलेक्शन उस लिहाज से मुख्तलिफ था। और अब जिस तरह
मुझे याद है जब हम वज़ीर आज़म कायदे अवान का इंतखाब पाकिस्तान की पार्लियामेंट में होता था, हम जब कवर करने जाते थे तो कोई ऐसी खास इबाब नहीं होता था, बहुत ज़्यादा हद तक सिचुएशन क्लियर होती थी, लेकिन फिर भी उसको हिडन रखा जाता था, एक सस्पेंस होता था। सो इज़ नाउ इन कश्मीर। तो आने वाले वक्त के अंदर अगर खुदा न खास्ता कश्मीर असम्बली के अंदर भी ऐसी सूरत हाल होती है कि अपोजिशन हुकूमत आमने सामने आते हैं, जैसे आपको बजट सेशन याद होगा पाकिस्तान का, तो आपको नहीं लगता कि ओवरऑल कश्मीर कॉज के लिए इट विल बी डैमेजिंग, यानी कि पाकिस्तान का तर्ज सियासत कश्मीर के तर्ज सियासत से मुख्तलिफ ही होना चाहिए था? इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो कश्मीर कॉज के नाम पे यहाँ पे दुकान सजाई गई थी, सजाई गई है बड़े अरसे से, हमें थोड़ा सा अब आवाम को इस हवाले से इन्फॉर्म करना चाहिए कि वो लोग जो कि सबसे बढ़ बढ़ के कश्मीर की बात करते थे जी। मैं भी देख रहा हूँ कि अगर कश्मीर की तरफ आप चले जाएं, कश्मीर कॉज की तरफ, तो पहली बार 6 जनवरी 1948 और आखिरी बार 5 नवंबर 1965 को बाकायदा तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर का जिक्र हुआ। कश्मीर पर जो बाकायदा पहली बहस थी वो पहली बार जनवरी 1948 में हुई, आखिरी बार 5 नवंबर 1965 को हुई। अब इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि 31 अगस्त 2020 को भारत ने सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना था 2 साल के लिए, और उसमें पाकिस्तान ने उसको वोट दिया है। अब इन हालात में आप किस कश्मीर कॉज की बात करते हैं? दूसरी बात कि 1965 से लेकर 1995 96 तक 31 साल तक पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा कश्मीर का किसी करारदाद में जिक्र नहीं किया गया। ये बाकायदा रिकॉर्ड है। यानी वो हुकूमत जनरल ज़िया-उल-हक से लेके और 96 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत थी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उस दौरान कश्मीर का जिक्र नहीं हुआ अक़वाम मुत्तहिदा में। और ये वो लोग हैं जो कहते हैं कश्मीर के नाम पे एक दूसरे को जलील करते हैं, बदनाम करते हैं, और उस वक्त भी हुकूमतों में थे, सही, आज भी तकरीबन वही हुकूमत। लिहाजा हमें ये कश्मीर कॉज की बहस से निकल जाना चाहिए। अब सोचना ये चाहिए कि कश्मीर को हम पाकिस्तान का बाकायदा हिस्सा बनाएं कि नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के आवाम के पैसे वहाँ पे खर्च हो रहे हैं। राइट, वो खर्च होते हैं तो फिर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी के साथ खर्च होने चाहिए, बाकायदा पाकिस्तान के एक फेडरेटिंग यूनिट के तौर पर। बिल्कुल ठीक है। इम्तियाज़ गुल साहब, थैंक यू, आपके ख्यालात हम तक पहुँचे कश्मीर इंतखाबात को लेकर, और यहाँ पे आज कानून साज असम्बली के कायद का इंतखाब होना है। यकीनी तौर पे PTI के ही उम्मीदवार हैं जो कामयाब होंगे, क्योंकि उनके पास अददी अक्सरियत मौजूद है, लेकिन कौन होंगे ये अभी तक मालूम नहीं है। अपडेट्स आती रहेंगी तो हम आपको आगाह करते रहेंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। सावन आए सावन जाए तुझको पुकारे गीत हमारे। खैर, बात करने जा रहे हैं हम शोरा आफाक गीत गाने वाले गुलकार इखलाक अहमद साहब की। आज उनको मदाओं से बिछड़े 22 बरस बीत गए हैं। 1946 में पैदा होने वाले इखलाक अहमद ने 70 और 80 की दिहाई में पाकिस्तानी फिल्मों में अपनी मशहूर कुन आवाज़ का जादू जगाया। व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन एंड सॉन्ग्स जो भी उन्होंने गाए, कमाल का। इखलाक अहमद साहब को हम याद करते, रॉबिन घोष साहब की बहुत सारी कॉम्पोजिशन उन्होंने गाई। गालिबन ये जो आखिरी कॉम्पोजिशन थी, ये भी अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो रॉबिन घोष साहब की ही थी। लेकिन इस सारे इखलाक अहमद साहब को तो हम याद करिए। 1998 में भी एहसन खान ऐसे ही थे, जैसे माशाल्लाह 2021 में इट्स बीन 23 इयर्स बट एहसन खान नेवर चेंजेस। मैंने उनको देखा, मैं एकदम से हुई कि माशाल्लाह ही स्टिल लुक्स या उस तरह के ही लग रहे हैं। एवर यंग। खैर जी, इखलाक अहमद साहब हों, अहमद रुश्ती साहब हों, ये हमारे बहुत बड़े असासे थे, बहुत बड़े हमारे नाम थे, और वी विश के ऐसे ही कई और नाम और भी सामने आए। हमने कोशिश की कि आज उनका जिक्र करें और उन्हें खिराज तहसीन पेश करें। इसी नोट पे जी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कोविड के फैलाव को रोकने के लिए तो कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन का आज 5वां दिन है। ताहम SOPs पर अमल दरामद और वैक्सीनेशन में तेजी के बायस कराची में जो पॉजिटिव केसेस हैं उनकी शरह में कमी देखने में आ रही है, जिस पर सिंध गवर्नमेंट का दावा है कि लॉकडाउन का ऐलान वैक्सीनेशन के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है। लेकिन सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर शाह ने वैक्सीन की कमी का मामला उठाते हुए वाज़ेह किया है कि हमारे पास इतनी वैक्सीन नहीं है कि पूरी आबादी को लगाई जा सके, जबकि सिंध में लॉकडाउन और वैक्सीनेशन के मामले पर वफाक और MQ पाकिस्तान की जानिब से सिंध गवर्नमेंट पर तनकीद का सिलसिला भी जारी है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने एक बार फिर सिंध गवर्नमेंट को निशाने पर लिया और लॉकडाउन के बजाय वैक्सीनेशन बढ़ाने और गवर्नेंस बेहतर बनाने का मशवरा दिया, जबकि MQM पाकिस्तान ने सिंध
सिंध गवर्नमेंट पर लिसानी बुनियादों पर लॉकडाउन का इल्जाम लगाते हुए मुतालबा किया है कि कराची और हैदराबाद को आफतज़दा करार दिया जाए और मुकम्मल लॉकडाउन खत्म किया जाए। ताहम मुर्तज़ा वहाब ने विफाक और MKM पाकिस्तान की बयानबाजी को सिंध के अवाम को वरगलाने की कोशिश करार दिया। इसके साथ साथ पाकिस्तान के दीगर सूबों की हम अगर बात करें सिंध के अलावा, तो गवर्नमेंट की जानिब से पाबंदियां बहाल होने के बावजूद बड़े शहरों में जो कोरोना की सूरत हाल है वो संगीन ही है और मजीद होती जा रही है। मुल्तान में तो कोरोना का फैलाव कराची से भी बढ़ गया, जो खबरें आ रही हैं, और मुस्बत केसेस की शरह इस वक्त रिपोर्टेडली 28% तक पहुँच गई है। बिल्कुल, कोरोना के बढ़ते केसेस पर आज वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की सदारत में बैनुल सूबाई वज़ीर तालीम का अहम इजलास भी हो रहा है, जिसमें तालीमी इदारों से मुतालिक जो है कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कोरोना की जो सिचुएशन है इसके और वैक्सीनेशन की जो मुहिम है और इसमें वफाक और जो सिंध गवर्नमेंट है इसमें जो इख्तलाफात देखने में आ रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे। हम मौजूद हैं वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हम ओवरऑल सिंध के हवाले से या कराची की सिचुएशन पे आपसे ज़रूर अपडेट्स लेना चाहेंगे। जो केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, अब हमने देखा कि लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी जिस तरह से सिंध गवर्नमेंट ने अपनाई, कुछ पॉजिटिविटी जो केसेस की है वो उसमें कमी देखने में आ रही है। क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, देखें हमने देखा है कि इस वक्त ईद का त्यौहार गुजरा था, उससे पहले मवेशी मंडियां लगी हुई थी, तो उसके बाद तो जो हफ्ता 10 दिन होते हैं उसके अंदर सर्ज जो एक आया था वो डेफिनेटली उसमें ईद का और मंडियों का भी एक रोल था। मगर अब ग्रेजुअली जो है वो चीज़ें स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रही हैं। वैक्सीनेशन का इफेक्ट जो है वो अभी हम इसको प्रीमेच्योर है, क्योंकि वैक्सीनेशन का इफेक्ट तो जब सेकेंड डोज होती है उसके भी 3 वीक्स के बाद जाके वो नजर आता है। तो ये बहरहाल ये जो पाबंदियां लगाई गई या जो पब्लिक इंटरेक्शन को जो रोका गया है उसी की वजह से मैं समझती हूँ कि केसेस जो है वो अब थोड़े से स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। मगर ये मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल लॉकडाउन का जो मुखालफत अभी आप बात करेंगे कि वफाक कर रहा था, तो ये स्ट्रेटजी जो स्मार्ट लॉकडाउन्स की और टारगेटेड लॉकडाउन्स की जो थी वो पहली 3 वेव्स में भी कामयाब हुई थी। और उसमें ये था कि जो मईशत है और जो डेली वेजेस हैं उनको असर नहीं होने दिया था उस पॉलिसी की वजह से। तो सिर्फ ये है कि जहाँ पे मुकम्मल लॉकडाउन होता है वहाँ पर फिर प्रोटेस्ट भी होते हैं, और वहाँ पे हम पूरी दुनिया में बल्कि डेवलप्ड नेशंस में देख रहे हैं कि लॉकडाउन की पॉलिसी जो है अब वो नाकाम हो रही है और लोग सड़कों पे आ जाते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं और फिर मजीद नुकसान जो है उसकी तरफ जाते हैं। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि सिंध की हुकूमत भी अगर ये टारगेटेड लॉकडाउन जो है ये एक कामयाब पॉलिसी है और इंशाल्लाह ताला इससे फर्क पड़ता है। पहली 3 वेव्स में अच्छा, आप तो कह रही है इससे फर्क पड़ता है, लेकिन वजीर आजम ने कहा था कि लॉकडाउन हल नहीं है, और आप भी कह रही कि पार्शल लॉकडाउन हल हैं लेकिन मुकम्मल लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है। लेकिन सिंध गवर्नमेंट इस बात का क्रेडिट है कि लॉकडाउन से 2 फवायद उनको हुए। एक तो ये कि जो पॉजिटिविटी का जो कर्व था वो थोड़ा फ्लैट हुआ है या नीचे की जानिब जा रहा है, दूसरी जानिब वैक्सीनेशन में बेहतरी आ गई है। तो उसके बावजूद फिर विफाक की जानिब से तनकीद क्यों डॉक्टर साहिबा? नहीं जी, देखिए मैं समझती हूँ कि तनकीद तो आप इसको नहीं कह सकते। ये एक NCOC की तरफ से एक फेडरल जो अदारा है वो एडवाइस अपना एडवाइजरीज देता है। जो वैक्सीनेशन की जो बढ़ी है वो मैं समझती हूँ कि वो जो सिम्स बंद करने का ऐलान था उसके बाद एकदम से हमने देखा कि वहाँ पर सेंटर्स के ऊपर रश हुआ है। हाल में लॉकडाउन की वजह तो इतनी नहीं है, मगर सिम्स का बंद करने का सब लोग यही कह रहे थे कि उसकी वजह से एकदम लोग जो है वो बाहर निकले वैक्सीनेशन कराने। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन की आपने चूंकि बात भी की, सिंध गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन की कमी का मामला भी उठाया है। वो कह रहे हैं जी हमारे पास वैक्सीन इतनी नहीं है कि हम पूरी आबादी को लगा सकें। तो इस हवाले से कोऑपरेशन क्या होगी वफाक की जानिब से और इस टारगेट को किस तरह से पूरा किया जाएगा? देखिए वैक्सीनेशन जितनी कोई भी सूबाई हुकूमत डिमांड करती है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि NCOC का इजलास डेली बेसिस पे होता है और उसके अंदर जो सूबाई रिप्रेजेंटेशन है वो भी मौजूद होती है, ऑनलाइन होते हैं वो लोग, और एक इनका अपना सिस्टम है कि जितनी डिमांड जनरेट होती है किसी सूबे की वो NCOC को कन्वे की जाती है और उसके मुताबिक उनको वैक्सीन भेजी जाती है। मैं नहीं समझती कि किसी किस्म की शॉर्टेज है, क्योंकि ये कंसाइनमेंट्स में जाती है। अभी फिलहाल उनकी जितनी जरूरत है उसके लिए वैक्सीनेशन उनके पास मौजूद है और साथ साथ कंसाइनमेंट्स मजीद। आपके ख्याल में डॉक्टर साहब वो क्यों कह रहे हैं कि हमें विफाक वैक्सीन नहीं दे रहा, हमारे पास इतनी वैक्सीन नहीं है, क्यों कह रहे हैं ऐसा नासिर साहब? देखिए मेरे इल्म में मैं कल भी NCOC के इजलास में थी और वहाँ पर ये इनकी जब डिमांड और उसकी सप्लाई की जब बात हुई है तो वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ मेरे सामने नहीं आई है कि जिसमें ये कहा जाए कि वहाँ पर उनको सप्लाई
की कोई शॉर्टेज आ रही है, मगर ये कंसाइनमेंट्स में जाती है ठीक है। और जैसे जैसे बाहर से आती है उसी वक्त वो सूबों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती कराची है। जैसी सूरत हाल खुदा न खास्ता हमें मुल्तान में बनती नज़र आ रही है, पंजाब के अंदर आता है और बड़ा अहम शहर है पंजाब का भी और पाकिस्तान का भी, और उसमें अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो 20% से तजावुज़ कर गई है इस वक्त जो ओवरऑल शरह है मस्बत केसेस की कोविड-19 के हवाले से। तो इसको पंजाब हुकूमत कैसे देख रही है? और खबरें ये भी आ रही हैं कि 6 शहर ऐसे हैं जो इस वक्त बड़े वल्नरेबल हैं, पंजाब के बड़े शहर, तो इसको कैसे देख रही है हुकूमत? जिस तरह आपने देखा होगा कि परसों एनसीओसी ने नई गाइडलाइंस जो इशू किया, उनमें 4 बड़े शहर जो पंजाब के, जिसमें मुल्तान है, फैसलाबाद है, लाहौर है, रावलपिंडी है, यहाँ पे चूंकि शरह काफी बढ़ गई थी तो यहाँ पे पाबंदियां जो है वो मजीद सख्त कर दी गई हैं। तो इन शहरों के अंदर जो नई गाइडलाइंस इशू की गई हैं, इसके अंदर ये रेस्टोरेंट्स वगैरह को भी बंद किया गया और बाकी जो ट्रांसपोर्ट और वो सारी पाबंदियां जो बढ़ा दी गई हैं वो इन 4 शहरों में जहाँ पे पॉजिटिविटी रेशियो ज्यादा था उनमें मजीद सख्तियां की गई हैं और इंशाल्लाह ताला ये पॉलिसी जो है वो एक तरफ तो सख्ती की गई है, दूसरी तरफ हम तालीमी इदारों की बात करते हैं, वो खोल दिए गए हैं। आज इजलास तो होना है तालीम के हवाले से और इदारों के हवाले से, आपको लगता है कि जो खोलने का फैसला किया गया है इसमें कोई तब्दीली का इम्कान हो सकता है? क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने तो खुद भी कहा है कि तालीमी इदारे खुलना अभी इसकी कह लें जो नीड नहीं है इस वक्त, हमें इस वक्त कोविड की सिचुएशन पर काबू पाना है। जी बिल्कुल, देखिए ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन होती है और इसमें डेली बेसिस के ऊपर फैसले जो हैं वो किए जाते हैं और चेंजेस भी आते हैं जो फैसले किए जाते हैं, क्योंकि सारी ऑप्शंस जो होती हैं ऐसी इमरजेंसी सूरत में जब एक हम पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, ऑप्शन सारी टेबल के ऊपर होती हैं और जैसे जैसे हमारे पास डाटा आता है, हमें इसके फैलाव का अंदाजा होता है कि किस जगह पे ज्यादा हो रहा है, तो ये बिल्कुल हो सकता है कि जिन शहरों में शरह जो है वो ज्यादा है वहाँ पर तालीमी इदारों के बारे में कोई फैसला लिया जाए। अच्छा, वैक्सीन के हवाले से डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि बहुत सारे लोग तो खुद प्रेफरेंस उनकी है कि वो चाइनीज़ वैक्सीन न लगवाएं और कुछ लोग की मजबूरी भी है जिन्होंने ट्रैवल करना है, तो क्या हमारे पास सभी वैक्सीन की सभी मिकदारें पूरी हैं या फिर कहीं हमें कुछ कमी या चैलेंज का सामना भी आ रहा है? कोई हमें, क्योंकि आपको याद होगा एक वक्त में हमारे पास वैक्सीन कम पड़ गई थी, एक आध दिन के लिए हमें सस्पेंड करना पड़ा था ऑपरेशन, तो अभी क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखिए मगर वो भी 6 महीने से जब से ये वैक्सीन लगी है उसमें 2 दिन ये इशू आया था और वो भी इस तरह कि पीछे से शिपमेंट डिले हो गई थी, उन लोगों की डेट कम थी वो 2 दिन लेट हो गई थी, तो 6 महीने में सिर्फ 2 दिन ये इशू आया था। अब इंशाल्लाह ताला हर किस्म की वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है और मजीद हमारी एग्रीमेंट्स हो गई। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 4 करोड़ 80 लाख के करीब डोजेस जो है वो आज की डेट तक जो है वो हमारे पास आ चुकी हुई हैं, जिसमें से आपने देखा है कि 3 करोड़ से ज्यादा जो है 3 करोड़ 20 लाख के करीब जो है वो वैक्सीनेशंस लग भी चुकी हैं। तो अभी हमारे पास ये वाला स्टॉक मौजूद है और पीछे से मजीद स्टॉक्स जो है वो लैंड करने वाले हैं और इस वक्त मॉडर्ना, फाइजर और जो चाइनीज वैक्सीन हैं वो सब जो है वो सेंटर्स पे मौजूद हैं, जिसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है या जो फीडिंग मदर्स हैं उनके लिए मॉडर्ना वैक्सीन अवेलेबल है। जिन्होंने बाहर ट्रेवल करना है, अगर उनके पास अपने वर्क परमिट्स या स्टूडेंट वीजाज हैं, बल्कि अब तो 17 साल के स्टूडेंट्स को भी अलाउ कर दिया गया है तो उनको मॉडर्ना वैक्सीन लग जाए अगर उन्होंने बाहर जाना है। और इसी तरह की जो जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक तमाम वैक्सीन की वैरायटी जो है वो इस वक्त मौजूद है। डॉक्टर साहब, पी फाइजर और जब हम बात करते हैं मॉडर्ना की, बहुत सारे लोगों की प्रेफरेंस है कि वो इस वैक्सीन की तरफ जाएं क्योंकि ये अमेरिकन वैक्सीन है और फिर चाइनीज़ वैक्सीन के हवाले से भी उसकी एफिकेसी के हवाले से बड़े सवाल आ रहे थे, तो क्या ये इस फ्यूचर में ये एक्सपेक्टेड है कि इसको बाकी लोगों के लिए भी अवेलेबल किया जाएगा? मॉडर्ना की बात कर रहे हैं या हम पी फाइजर की बात कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि चाइनीज़ वैक्सीन ही इफेक्टिव है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं कि वो इफेक्टिव नहीं है या वो काम नहीं कर रही, बिल्कुल वो काम कर रही है। सिर्फ इशू ये आ रहा है कि बाहर के कुछ ममालिक, सब नहीं, कुछ ममालिक जो हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं चाइनीज वैक्सीन को। हालांकि यूएसए में आप चाइनीज वैक्सीन का सर्टिफिकेट आपके पास हो तो वो आपको एंट्री भी देते हैं, आपको क्वारंटाइन के लिए भी नहीं कहते हैं, तो वहाँ पर ये सारी चीजें एक्सेप्टेबल है और बाकी जगहों पे भी विद पैसेज ऑफ टाइम। आप ये कह रही हैं कि मसला सिर्फ ट्रैवल को लेकर कुछ ममालिक की जानिब से है, बाकी एफिकेसी के सच कुछ मसाइल नहीं है टेक्निकली, आप ये कह रही हैं। ठीक है डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया, हमारे साथ इन अहम मौज़ूआत के ऊपर सिचुएशन को मज़ीद क्लियर किया। मुसलसल हम डॉक्टर साहिबा से बात भी कर रहे हैं और वैक्सीनेशन हो रही है, अच्छी बात है। जिन लोगों के अंदर, जिन शहरों के अंदर ख़ास तौर पर इस वक्त कोविड की सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो रही है, उसमें सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि गैर ज़रूरी तौर पर
घर से न निकला जाए। इसके अलावा कोविड से बचने का कोई हल नहीं है जी। मास्क से एहतियात, हाथ धोना अपनी जगह, लेकिन अगर आप गैर ज़रूरी तौर पे मिलेंगे नहीं, इंटरेक्शन नहीं करेंगे, तो दिस इज़ द ओनली वे टू कीप योरसेल्फ और सेफ। साथ साथ वैक्सीनेशन तो इम्पोर्टेंट है ही, उसको तो हम इनकरेज बार बार करें कि आप वैक्सीन लगवाएं ताकि आप खुद भी महफूज रहें और आपके इर्द गिर्द लोग दर्द वैसे महफूज बड़ी रहें। होती है बाजू में। हाँ, आई कैन सी दैट। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जिस तरह से हम पहले बात कर रहे थे कोविड के हवाले से, तो कि कोविड ने जहां पूरी दुनिया को डिस्टर्ब किया है, हर चीज़ के साथ साथ तालीमी मैदान में भी सरगर्मियां बहुत महदूद होकर रह गई। जब कोविड के केसेस बढ़ते हैं, स्कूल्स को कुछ अरसे के लिए बंद कर दिया जाता है, फिर उसको ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया जाता है, तो ऐसे में वालिदैन की जो जिम्मेदारी है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई हैं। और जिस तरह से हम बात करें कि बहुत सारे पेरेंट्स ऑनलाइन स्कूलिंग के हवाले से इतने अवेयर नहीं थे, या उनको उस तरह से जो कह लीजिए उसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा या समझने, या उनको उसमें प्रैक्टिस नहीं थी, तो अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना ये बहुत एक डिफिकल्ट टास्क हो गया था बहुत सारे अरसे के लिए। जब वालिदैन पढ़े हुए भी तो नहीं है ना, और हम लोगों की अपनी चूंकि ट्रेनिंग नहीं है, के लिए भी और बच्चों के लिए भी फिर मुश्किल हो गया। और मजे की बात यह है कि यहाँ पे तो 3-3 साल के जो बच्चे हैं उनको भी ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। खैर, क्या ऑनलाइन जो तालीम है ये रिवायती तालीम का नेमुल बदल हो सकती है? इस पे हमने बात करनी है, बड़ा अहम मौजूद है। वकार अहमद मलिक साहब स्टूडियोज के अंदर मिल चुके हैं एज यूजुअल। वेलकम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक है। आपने और मैंने तो कभी ऑनलाइन पढ़ा नहीं जी। तो अगर आपको अपने बच्चे मैंने को भी पढ़ाना नहीं पड़ता है या पढ़ाना पड़ता है या पढ़े कभी, तो वुड इट नॉट बी डिफिकल्ट? अच्छा, ऑनलाइन दो तरह की हैं। एक तो अगर आपकी ऑनलाइन से मुराद ये है कि ये जो मॉडर्न एजुकेशनल जो वेबसाइट्स हैं, मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं जो उस तरह की दे रहे हैं तालीम पूरी दुनिया को, ये एक अलग है। ऑनलाइन से अगर आपकी मुराद ये है कि स्कूल के साथ कनेक्टिविटी, तो वो एक दूसरा मोड है। तो जो अगर पहले वाला मोड है तो वो तुम्हारी बदकिस्मती है कि हम नहीं पढ़ सके। दूसरे में ये है कि जो जिस तरह अरमला ने बात की है कि वालिदैन जो है उनकी जिम्मेदारियाँ कोविड के दौरान बढ़ गई। वालिदैन की जिम्मेदारियाँ हमेशा से बढ़ी हुई थी, और वालिदैन बिल्कुल भी इस मामले में हम कहते थे कि 18 घंटे जो है बच्चा वालिदैन के पास है, 6 घंटे जो है स्कूल के पास है। वो जो स्कूल में लर्न करता है वो बड़ा इजीली, अगर उसको घर का माहौल उस तरह माफिक नहीं है या सिंक नहीं है, तो वो अनलर्न कर जाता है जब वो 6 घंटे से वापस आता है। और दूसरा ये है कि वालिदैन जो हैं अगर वो उस तरीके से जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते या उस तरह रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो वो स्कूल की सारी मेहनत भी खैर ज़ाया हो जाती है। तो वालिदैन तो हमेशा से पहले से भी जिम्मेदाराना उनको रवैया अख्तियार करना चाहिए था। वो सारे बच्चा जो फोबियाज लेके आ रहा है, जो लर्निंग के हवाले से जो डिसऑर्डर्स हैं, बहुत सारी इनसिक्योरिटी है, बहुत सारी चीज़ें जो है, अदम तवज्जो है, बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल तो वो घर से लेके आ रहा था, तो जो कि स्कूल की शायद एनवायरनमेंट में फिक्स भी नहीं किए जा सकते थे। अच्छा, अब ये जो कोविड है इसने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। है तो ये वबा, लेकिन इसने बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाई। मसलन आप कोविड से पहले देखें, कोविड से मैं पहले का फिगर आपको बता दूं, कोविड से पहले यूएस में जो होम स्कूलिंग थी, ये होम स्कूलर्स थे, उनकी तादाद 2.5 मिलियन थी। 2.5 मिलियन बच्चे जो थे वो होम स्कूलिंग की तरफ है। अच्छा, ये एक नई प्रोग्रेसिव, आप इसको कहेंगे प्रोग्रेसिव एक मूवमेंट है होम स्कूलिंग की, कि बच्चों को जो है वो घर पे पढ़ाया जाए और घर पे उनको तालीम दी जाए। ये जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट है ये 18वीं सदी यानी पिछले 18 सन समथिंग में ये स्कूल का वो आइडिया शुरू हुआ कि बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। अच्छा। और मिड 20s में ये दूसरी तरफ आइडिया शुरू हो गया कि नहीं, होम वाला मामला जो है वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा। तो उसमें अमेरिका भी डेफिनेटली आगे था। जो स्टडीज़ हुई 1997 में, 1999 में और 2008 में, ये 3 स्टडीज़ में, मसलन 2008 की स्टडी है, उसमें 11,700 बच्चे जो होम स्कूलर्स को पिक किया गया और उनका कंपटीशन करवाया गया पब्लिक स्कूल के बच्चों के साथ। 37% जो रेशो थी, यानी परसेंटाइल जो था वो बेहतर था होम स्कूलिंग वालों का। अच्छा, तो वो एक बहुत, क्योंकि देखिए ये एक लेस फॉर्मल है और मोर पर्सनलाइज्ड है, क्योंकि पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चे से कौन मोहब्बत करेगा। बिल्कुल। अच्छा, अब हम आते हैं अपने सिनेरियो की तरफ कि हमारे वालिदैन जो हैं, ये जो हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो किस तरह ये कर सकते हैं। हमारे यहाँ ना मसला थोड़ा सा उलझा हुआ है। जब तक आप प्रॉपर की कोई थर्ड सोर्स या किसी जगह किसी और प्लेटफॉर्म से पेरेंट्स को तरबियत हासिल करनी पड़ेगी। देखिए, अगर ये पेरेंट्स ने, हमने तो पता नहीं क्या कुछ सीखा हुआ है जी, वो गरीब सीखा हुआ है, वो हम अपने बच्चों को घरों में सिखाना शुरू कर दें, या मिसाल के तौर पे उर्दू का कोई सबक है या इस्लामियात का है या किसी भी सब्जेक्ट का है, और उसकी तशरीह हम अपनी कल्चरल कॉनोटेशन और उस हवाले से करना शुरू कर देंगे, जो कि हो सकता है कि साइंस से बहुत दूर हो, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए बहुत मतलब है कि पहले प्री ट्रेनिंग वालिदैन की, उसके बाद फिर बच्चों। अच्छा, और फिर इस तरह की वेबसाइट्स मौजूद हैं। मसलन एक वेबसाइट है education.com, बहुत ही सादा है ना, मतलब इसके URL याद करने की जरूरत नहीं है।
सो आप education.com पे जाते हैं या और parent.com है। इस तरीके से पाकिस्तानी पर्टिकुलरली पाकिस्तान के अंदर फेसबुक पेजेस मौजूद हैं होम स्कूलर्स के हवाले से, होम स्कूलिंग के हवाले से, जिसमें पेरेंट्स जो है वो आपस में डिस्कस करते रहते हैं कि ये वाला आइडिया जो है ये मैं अपने बच्चे को, मेरा बच्चा जो है वो लर्न नहीं कर पा रहा मैथमेटिक्स का, तो कैसे करना चाहिए, वहाँ पे गाइडेंस। अच्छा वकार भाई, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि बहुत सारे टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है पहली बात, और फिर एक स्पेसिफिक क्लास भी है जो पेरेंट्स डिपेंडेंट होते हैं बच्चों को ट्यूशंस भेजने के ऊपर, और पेरेंट्स के अंदर बाजार खुद चेंज लाना। वो कहते हैं जी हमारे पास और बहुत कुछ है करने को, हम बच्चों को किस तरह से घर पे पढ़ाएं, तो वो सीख करते हैं बाहर से हेल्प या ट्विटर रखते हैं, कुछ भी इस तरह के मामला होते हैं। इसमें एक है, एक इसको कहते हैं कि मेक लर्निंग अ फैमिली एक्टिविटी। अगर तो आपको कोई बच्चे से मोहब्बत है, जिस तरह हम अमूमन कहते हैं ना कि बच्चे को आप डिवाइडेड अटेंशन ना दें, मुकम्मल अटेंशन दें, चाहे 1 घंटे के लिए दे दें, सिर्फ आधे घंटे के लिए भी दे दें, मुकम्मल तवज्जो दें, क्वालिटी टाइम दें। लेकिन साथ हम ये कहते हैं कि अगर वो क्वालिटी टाइम आधा घंटा भी आपके पास नहीं है तो फिर आपको सोचना चाहिए कि आपने फैसला क्यों किया था। बिल्कुल इसी तरह ये जो बच्चे को आपने पढ़ाना है और उसके हवाले से आपके पास टाइम नहीं है और आप ये समझते हैं कि आपके पास और बहुत सारे काम है, मेरा ख्याल है कि आपका जो बुनियादी तरीन काम है वो ये है कि अच्छा वो इसमें ये आइडिया ज़्यादा बेहतर है ना कि एक फैमिली एक्टिविटी हो लर्निंग के हवाले से, उसमें बच्चे को रट्टे से जान छूट जाएगी। आप खाना खाते हुए किसी भी जगह पे आप पूछ सकते हैं यार वो हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन थे, इट्स अ फन एक्टिविटी। अच्छा आप भी सीख रहे हैं और इसमें क्या हर्ज है अर्मिला कि हमारे जो वालिदैन, हमें खुद हमें भी याद है, आपको भी याद होगा, हमारे वालिदैन जो है वो कोशिश होती थी कि बच्चे को ना, वो एक्चुअली वालिदा बड़ी अच्छा फील करती थी कि 3 घंटे ना टिका के वहाँ बैठा रहे और पढ़ता रहे, क्या पढ़ रहा है क्या नहीं, उसको 3 घंटे के बाद चले वो बैग खुला हो, किताबें सामने वो बड़ा बस बैठा नजर आया। उससे बहुत बेहतर है कि वही वालिदा वही वालिद जो हमने नहीं पढ़ा तो हम दोबारा पढ़ लें। तो ये कैसी अजीब बात है कि मैं अपने बच्चे से ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो बायोलॉजी में या किसी भी जगह में A+ ले, लेकिन वही बायोलॉजी सेम मुझे पढ़ना पड़ जाए, मुझे बुखार हो जाता है। अच्छा ये तो ज्यादा हम रेफर कर रहे हैं होम स्कूलिंग की तरफ, ये जो हमारा मौजूद थोड़ा टिल्ट हो गया है, लेकिन अगर होम स्कूलिंग नहीं है, हूँ मैं स्कूल का स्टूडेंट लेकिन पढ़ना मुझे घर पे बैठ के ऑनलाइन पढ़ना है, तो इसकी एफिकेसी क्या है, इसकी इफेक्टिवनेस क्या है? क्या मैं उन कॉन्सेप्ट्स को साथ लेके क्योंकि जहाँ पे हमने पेरेंट्स की बात की और बच्चों की बात की, वहाँ पे टीचर्स भी हमारे ट्रेंड नहीं है और टीचर्स अच्छे खासी मुश्किल का शिकार है पढ़ाते हुए, तो इसका फिर इफेक्टिवनेस क्या है ऑन द डिग्री और द सब्जेक्ट दैट आप स्टडीइंग? देखिए प्रॉब्लम ये है कि अब कुछ मसाइल तो ऐसे हैं जिनका हमारे पास कोई हल नहीं है। मसलन अगर हम ये कहें कि अगर आपको कोई टेक्निक्स, हम कहें कि इस वक्त दुनिया में सबसे जो बेहतरीन टेक्निक्स हैं होम स्कूलिंग के हवाले से वो ये हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो इस तरह फलां वेबसाइट से कंसल्ट करके इस तरह पढ़ाएं, और हम ये कहें कि पाकिस्तान में तो कंप्यूटर ही पत्नी कितने % लोगों को मौजूद है। प्रॉब्लम यह है कि हाल तो यही है, अब इस हाल की तरफ रियासत ने कैसे जाना है और वो वसाइल कैसे मुहैया करने हैं, वो तो पाकिस्तान में 2 करोड़ और तकरीबन 37 लाख बच्चा स्कूल ही नहीं जा रहा। तो मेरा मतलब है कि जो एक बच्चा 2 करोड़ 37 लाख स्कूल ही नहीं जा रहा, तो उस पर हम क्या बात करें, वो तो रियासती वसाइल का मामला है। लेकिन जो हल है वो तो यही है, और ऑनलाइन एजुकेशन में मेरा ख्याल है कि वो बहुत फ्लेक्सिबल है अभी तक भी। अब सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि ये जो हो सकता है कि हमारा बहुत सारे पेरेंट्स की ये कोशिश हो कि ऑनलाइन जो इम्तिहान हो रहा है या होता है ना कि एग्जामिनेशन ये थोड़ा बहुत जो टीचर चेक करता है तो अपने बच्चे को खुद ही नकल प्रोवाइड कर रहे होंगे, हाँ इधर से ये दूसरा ये है कि मेरी जितने भी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं, वो कहते हैं जी आप ये इशू उठाएं, हमें प्रॉब्लम है, खासतौर पर जब इम्तिहानात का चलता है, किसी एक स्टूडेंट ने आज तक ये मैसेज करके नहीं कहा कि मेरी बड़ी अच्छी लर्निंग हो रही है। हर स्टूडेंट ये कहता है कि हमें समझ ही नहीं आती क्या हो रहा है, टीचर समझा नहीं पाते, और इसमें मुझे मेनली प्रॉब्लम टीचर्स की तरफ से लगता है, क्योंकि वो पढ़ा नहीं पाते, वो कन्विंस नहीं कर पाते, और हम जैसे बच्चे तो क्लासरूम में कम ही सीखते हैं, जब टीचर आमने सामने होते हैं और थप्पड़ पढ़ने का भी डर होता है। लेकिन अगर मैं ऑनलाइन हूं तो फिर तो ऑब्वियसली वो आपको बताया। अच्छा इसमें एक और भी अपना प्रॉब्लम है कि ऑनलाइन में एक लोग हैं ना जो बहुत एक्सपर्ट्स हैं, टीचर हैं पूरी दुनिया में जो वेबसाइट्स हैं, वो उनकी एक एक्सपर्टी और तरह की है। यहाँ इशू ये है कि ऑनलाइन पढ़ाना एक अलग से एक पूरी टेक्निक है ना, किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरह फेशियल क्यूज देने हैं, किस तरीके से, वो एक अलग से पूरी एंगेज करना है बच्चों को, एंगेज कैसे आपने करना है, बिकॉज आपको सारी स्क्रीन कैसे नजर आ रही हैं और किस तरह बच्चों को किस तरह एंगेज करना है, ये एक अलग सी चीज़ है। मेरा ख्याल है कि इसके लिए कोई किसी और मॉडल की तरफ अगर मेरे जैसा कोई टीचर हो तो वो उनको इस तरह का कहे कि
मतलब इसी नेट तो अवेलेबल है तभी वो देख रहे हैं, तो उनको वो जो भी टॉपिक है उस टॉपिक से वेबसाइट्स के रिलेटेड थ्रू, हाँ। कुछ इस तरह के आप मटेरियल दे दे कि आप जाएं ताकि वो सर्च करें। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच वकार भाई। नो डाउट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जिस तरह कोविड में कहा कि स्विच किया है एक तरह से सिस्टम, जिससे बच्चों को तो प्रॉब्लम हो रही है, साथ साथ टीचर्स को बच्चों को कन्वे करने में, उनको इंगेज करने में उतने ही मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो लिहाजा ऑनलाइन क्लासेस को हम डिस्करेज नहीं करें, बट स्टिल वी मेक श्योर कि हम प्रॉपर स्टूडेंट्स और टीचर्स की ट्रेनिंग करें ताकि इसका बेहतर और रिजल्ट वालिदैन को खुद से ट्रेनिंग के लिए वेबसाइट्स वकार साहब ने बताई हैं, आप खुद से पहले थोड़ा सा देख लें कि कैसे करना है, देन कीप अ चेक एंड बैलेंस ऑन योर किड्स कि वो क्या कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हमारा सेगमेंट आया ओवर अ कप ऑफ कॉफी, और इमरान ने कॉफी का मग हाथ में ये ओवर पकड़ लिया। अ कप ऑफ टी है वैसे। तो जनाब आज का हमारा जो सेगमेंट है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हिना नियाजी हमारी मुलाकात करवा रही हैं, जो कह लें आलमी शोहरत याफ्ता कार्टूनिस्ट जावेद इकबाल साहब से, ओवर अ कप ऑफ कॉफी में। तो देखते हैं आज का सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। मैं हूँ हिना नियाजी और आप लोग देख रहे हैं सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। नाज़रीन, अक्सर हम टीवी पर कार्टून्स देखते हैं जिनका आगाज़ 16वीं सदी में जर्मनी से हुआ, बाद में ये 19वीं सदी में अमरीकी अखबारात की जीनत बनने लगे। कार्टून बनाना एक बहुत अहम और एक बहुत मुश्किल हुनर है जो हर किसी के पास नहीं है। एक आम सी, एक सादा सी बात को या अक्सर बहुत कड़वी बात को शुगर कोट करके पेश किया जाता है। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रही हूँ जो अपना तज्जिया रंगीन कार्टून्स बनाकर पेश करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जावेद इकबाल साहब की। उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि ये हुनर कहाँ से आया, ये शौक पैदा कब हुआ। अस्सलाम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वेरी फाइन, बहुत अच्छा। सुबह का आगाज़ किस तरह से करते हैं? वैसे मुझे सोचना पड़ेगा मैं क्या करता हूँ सुबह उठ के। अच्छा, नहीं, मेरा ख्याल है कि वो नौकर नहीं है आजकल, तो मैं वो चिड़ियों को दाना डालता हूँ। अच्छा, उनका पानी वानी चेंज किया, फिर दरवाजे खोले, लाइटें बंद की, क्योंकि बिजली का बिल देना होता है ना। देना होता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये कार्टून बनाने का शौक पैदा कब से हुआ, कैसे हुआ, क्या कोई फैमिली में था? क्योंकि ये एक इनबिल्ट चीज़ होती है आई थिंक। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी। अच्छा, तो शुरू में मैं ड्राइंग के बल पे ही बड़ा मशहूर था, स्केच बनाने मैगजीन्स में या इधर उधर। तो इत्तफाकन मैं कार्टून की फील्ड में आ गया। अच्छा, क्योंकि ड्राइंग अच्छी थी। फिर अल्लाह का एहसान है कि मेरी रोज़ी बड़ी आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। कि मैं 15 मिनट काम करता हूँ, चाहे उसके पीछे सोचने में मुझे घंटे लगे। थॉट प्रोसेस होता है। तो मैं कभी दफ्तर में नहीं बैठा, तो घर से काम किया, ड्रॉप किया उनको कार्टून, चाहे खुद करूं, फैक्स करूं, ईमेल करूं, कोई पाबंदी नहीं है। नहीं है। तो सर, पहला कार्टून किसका बनाया, सबसे पहला कार्टून? पहला कार्टून जो नवाए वक्त में था वो तो मेरा ख्याल है बकरों का था। ईद थी ना दूसरे, तो बाकी जो है ना, मैंने कोई एक अंदाजे के मुताबिक 22,000 कार्टून बनाया। 22,000? तो उसमें अब कोई मुझे याद नहीं रहता। स्पेसिफिक एसेज याद नहीं है? हाँ, तो स्पेसिफिक नहीं याद रहते। सर, आपके अपने फेवरेट कार्टूनिस्ट कौन है? फेवरेट कार्टूनिस्ट ल्यूरी था, एक न्यूज़ वीक का। जी बिल्कुल। और बाहर के तो सारे ही, उनके एक एलिफेंट था और उनके नाम मुझे अब इस तरह याद नहीं है। वाल्ट डिज्नी का तो मैं शदाई था। 1920 में आप देखें कि 1920 में उसने 3-3 घंटे की फीचर फिल्म बनाई है। मतलब मैं नहीं बन सकती कार्टूनिस्ट क्योंकि उसके लिए नहीं अच्छी। उसके लिए मुशाहिदा और उसके बाद सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर। नहीं, आप तो शुक्र है आप कार्टूनिस्ट नहीं है, नहीं तो कंपटीशन हो जाना। तो उसमें ये है कि सब मरासी टाइप का होना चाहिए। तो फिर ये है कि वो जितनी ज़्यादा आप ह्यूमरस होंगे उतनी ज़्यादा वो समझेंगे, आप बारीक बात करेंगे, ब्राइटर साइड को देखेंगे आप। तो कभी सोचा है कि यार आईपैड पे ज़रा ट्राई करूँ, थोड़ा टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, कंप्यूटर पे आ जाऊँ? नहीं, मैं जो अल्लाह ताला ने अपने हाथ में दिया हुआ ना आपका, उसमें फिर भी कहीं कहीं डॉट्स जो महसूस होंगे, या हो सकता है टेक्नोलॉजी, मैं तो खैर फेमिलियर नहीं हूँ,
सर बातों का सिलसिला तो जारी है। जब मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने सोचा था कि जब मैं आऊँगी तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरा कार्टून भी बनाएं, और बाकी कुछ ऐसी अहम शख्सियात हैं जिनका मैं चाहूँगी कि आप हमारे सामने कार्टून बनाएं। तो चलते हैं। और आपका वैसे काफ़ी मुश्किल है। क्यों, इसकी क्या वजह है? नहीं, ये मेरा कॉम्प्लीमेंट होता है एज ए कार्टूनिस्ट। अच्छा। किसी को मैंने कॉम्प्लीमेंट देना हो तो मैं कहता हूँ आपका बड़ा मुश्किल या अवॉइड करना हो यार, ये खवातीन वाले इसमें- इसके मतलब आप माशाल्लाह इतनी खूबसूरत हैं, इसमें मुझे कहने में कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जब आप किसी भी शख्सियत का कार्टून बनाते हैं तो उसके बारे में कितना पढ़ते हैं, कितना सोचते हैं और कितना वक्त दरकार होता है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि हम वैसे नहीं बना देते किसी का। वो उसका अच्छे पॉलिटिशियन के लिए ये एक बहुत बड़ी एक हमारी एक इज़्ज़त अफजाई होती है कि उसका कार्टून बनाए। दूसरे फिर मैं ये मेरा एक असूल है कि जो जिसका मैं कार्टून बनाऊं वो भी इंजॉय करे। बड़ी सर आपने एक ज़बरदस्त बात की है कि जब एक कार्टून बनाया जाता है उसमें इस हद तक एग्जेजरेशन की जाए कि वो मजाक की हद तक रहे, उसकी तज़हीक ना हो। तो इस चीज़ का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है और कैसे रखते हैं? क्योंकि 50 ईयर्स से बना रहा हूँ कार्टून, मेरा काम ही है। और मुझे खुद नहीं समझ आती कि मेरे गुडी गुडी जो फेस हैं कैसे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। मैं थोड़ी सी ना उसमें एडिशन कर देता हूँ। अगर कोई बहुत ही गंजा है ना तो मैं उसमें से 2 बाल ज़रा ज़्यादा कर देता हूँ। अच्छा। ताकि अगला के यार बजाय इसके कि वो फील करे, इल फील करे। अच्छा सर, अगर मैं कहूँ कि मौलाना फजलुर रहमान का स्केच बना के दिखाएं, कार्टून बना के दिखाएं, बना दें। मेरे तो वो फेवरेट हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी। जी तो प्लीज़। आपका अपना फेवरेट कार्टून किसका है? कौन से ऐसे कैरेक्टर का कार्टून है जो आपका फेवरेट है, जिसको बनाते हुए आप बहुत एंजॉय करते हैं? अकबर बुख्ती साहब थे जी। और नवाबज़ादा नसरुल्लाह साहब। जबरदस्त, कमाल। वेरी नाइस सर, खूबसूरत, ब्यूटीफुल। मैं चाहूंगी कि व्यूअर्स भी देखें कि ये कितने कम टाइम में इतना खूबसूरत। सर ये बताइएगा कि कॉमिक्स, ग्राफिक जर्नलिज्म जो है कितना गहरा असर रखती है? बहुत गहरा असर रखती है, बहुत ज़्यादा। यानी मैं वो लोग कहेंगे कि यार ये अपने प्रोफेशन की साइड ले रहा है, हालांकि अब कई अखबारों में कार्टूनिस्ट हैं ही नहीं। कार्टूनिस्ट जो है ना, ये ऐसे नहीं है कि एक सेशन में 2000 निकल रहे हैं, डॉक्टर निकल रहे हैं, इंजीनियर निकल रहे हैं। बिल्कुल, कोई बैच नहीं निकल रहा कार्टूनिस्ट का ग्रेजुएट तो होके। अब उसमें ये है कि अब इस मुल्क में 22 करोड़ हैं या 25 हैं, जितने भी हैं, 22 कार्टूनिस्ट नहीं हैं। यानी हम 1 करोड़ में एक भी नहीं। सर लोगों को लगता है कि जो लोग कार्टून बनाते हैं ना, बस उनकी ड्राइंग अच्छी हो तो कोई भी कार्टूनिस्ट बन जाता है। ये एक मिसकंसेप्शन है, हालांकि ऐसा नहीं है। आपने थोड़ी सी उसको उलट कर दिया। अच्छा, लोग कहते हैं कि जिसकी ड्राइंग खराब है ना जी, वो कार्टूनिस्ट बनता है। तो हालांकि उसमें ये है कि देखें, अल्लाह ताला ने इंसान की एक तरतीब रखी हुई है। बिल्कुल। आपका जितना नाक है उतने कान होंगे, ये आंखें जो हैं, ये फोरहेड जो है, हर एक की तरतीब। तो उसमें मुझे बड़ा मज़ा आता है कि जब मैं कार्टून बना रहा होता हूँ तो जिस तरह मैं बंदा बना रहा होता हूँ उस तरह की शक्लें मेरी बनती हैं। तो कोई देख रहा हो ना, मैं वैसे किसी को कहूँगा यार बनाते हुए ना एक मेरी तस्वीर ज़रूर लो। ज़रूर, मेरा भी कार्टून बना दे। कहाँ मौलाना साहब और कहाँ आप ईमान से मुश्किल में डाल दिया। मैं सारी चीज़ें माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। थैंक यू। तो मैं कोशिश कर। जी जी ज़रूर। नहीं अभी तो। अच्छा, हंसना नहीं है? नहीं अभी तो हंसने वाली बात ही नहीं हुई। अच्छा देख, एक सेकंड हिलिएगा नहीं प्लीज।
वेरी नाइस। सर कोई ऐसा वाकया जो आपने कार्टून कभी बनाया और उसके बाद आपकी पर्सनल लाइफ बड़ी अफेक्ट हुई हो, कोई इशू क्रिएट हुआ हो, कोई मसला हुआ हो? मेरी वाइफ दाखिल थी, नई नई शादी हुई थी, कुछ 6-7 महीने के बाद ही हॉस्पिटल में लेडी एचिसन। अच्छा। तो वहाँ पे 450 नर्स, तो वो जो बरामदों में ना वो चलती फिरती थी, वो हीले पहन के टिक टिक की आवाज़ आती थी। तो मैंने नवाए वक़्त में एक आर्टिकल लिखा लेडी एचिसन से माजरत के साथ, और साथ कार्टून बनाए उनकी इतनी इतनी बड़ी हीलें। तो अच्छा, मैं बड़ा खुश कि सुबह जाऊंगा तो बड़ी पजीराई होगी कि यार हील्स हमारी इतनी प्यारी उन्होंने बनाई है। ये 40 साल पुराना वाक़या। तो अभी मैंने उतरा ही हूँ तो मुझे बरामदे में से, मेरी सिक्स सेंस बड़ी तेज़ है, तो मैंने खासकर औरतों के बारे में तो बड़ी तेज़ है कि भाई ये, मैंने कहा इनके तेवर जो है ना ख़तरनाक है। उन्होंने इशारा किया वो रहा, तो जनाब मुख्तलिफ बरामदों से जो नर्सें बरामद हुई हैं ना, मैं आगे आगे नर्सें पीछे। तो मेरा ख्याल है इतनी ज़िंदगी में तेज़ मैं नहीं भागा। उन्होंने टीके मार मार के मेरी चारों टायर गाड़ी के फ्लैट कर दिए। कि हमारी हील्स क्यों बनाई है, इस चीज पे नहीं, उनकी कोई पॉलिटिक्स थी, एमएस की कोई अपनी, जिसने ऑपरेशन किया था तो वो पॉलिटिक्स थी कोई। तो वो जनाब हड़ताल हो गई, नर्सों ने हड़ताल कर दी। सर हम चाहेंगे कि आप हमारे वजीर आजम का भी पोर्ट्रेट बना दें। वजीर आजम साहब हमारे जी बड़े ज़बरदस्त बंदे हैं। वेरी नाइस, इमरान खान, ओके। ये खान साहब का जी हमने कार्टून बनवाया, मुझे तो देखने में पर्सनली बहुत क्यूट लग रहा है, बहुत प्यारा है, बाल और एवरीथिंग। वो बात है कि एग्जेजरेशन है लेकिन पहचान से बाहर नहीं है चीज़। अच्छा सर ये बताएं कि अगर मैं कहूँ कि कार्टून को अपनी ज़बान में आप अपने आम अल्फाज में एक्सप्लेन करें तो किस तरह से करेंगे? कार्टून क्या है? कार्टून जो है ये एक शुगर कोटेड चीज़ है, बड़े भयानक मसले को एक उसमें शुगर कोट करके ना तो पेश करना होता है, और उसके पीछे जो है ना वो बड़ी तल्ख और कड़वी चीज़ होती है, उसको मिठास, उसको लपेट के ना किसी चीज़ में पेश करने को ये फ़न कार्टून कहते हैं, कि उसको देख के आप मुस्कुराते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और इतने ज़बरदस्त कार्टून्स बनाए, मेरा भी कार्टून बनाया, बहुत शुक्रिया, खुश हैं आप। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। और अब बात हो जाए कुछ खेल के मैदान की, तो किस्मत की देवी कौमी टीम पर फिर मेहरबान हो गई। पाकिस्तान और मेजबान वेस्ट इंडीज के दरमियान खेला जाने वाला चौथा और फाइनल मैच भी बारिश की नज़र हो गया। क्रिकेट लवर्स के लिए कुछ बहुत अच्छी खबर नहीं थी, लेकिन समहाउ ये भी गेम का हिस्सा ही है। 4 मैचों की सीरीज के आखिरी मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले मेजबान टीम को बैटिंग की दावत दी। 11 में खेला जा रहा था ये मैच, जिसमें 3 ओवर्स मुकम्मल होने पर बारिश शुरू हो गई, जिसके बायस मैच रोक दिया गया। बिल्कुल, वेस्ट इंडीज ने 3 ओवर्स में बगैर किसी नुकसान के 30 रन बनाए, और इसी हवाले से आज हम बात भी करेंगे ओवरऑल मैच की सिचुएशन क्या रही। 1-0 से पाकिस्तान को बढ़तरी रही, और वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के दरमियान जो पहला T20 था वो भी बारिश की नज़र हो गया था, जबकि दूसरी T20 में पाकिस्तान ने मेज़बान टीम को 7 रन से शिकस्त दी थी। तीसरा मैच भी बारिश की नज़र हुआ, और उसके बाद अब चौथा मैच भी बारिश की नज़र हो गया, और एक मैच कैंसिल हो गया था, एग्जैक्टली वो वाला हो गए। 5 की सीरीज थी। तो मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। मिर्जा साहब बहुत शुक्रिया कि आपने ट्रैवलिंग के दौरान हमें वक्त दिया। वैसे तो आप घर से हमें ज्वाइन करते हैं, लेकिन आज आप हमें गाड़ी में इस्लामाबाद की रोज की सैर कराते हुए आप हमें आज ज्वाइन करें, उसके लिए डबल शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक, और इमरान अब तो मैं एक हिस्सा बन गया हूँ ना एक्सप्रेसो मॉर्निंग शो का, तो कहीं पर भी जाऊँ आपका प्रोड्यूसर उमैर सत्तार मुझे पकड़ लेता है कहीं ना कहीं। पहले दिन से हिस्सा है मिर्जा साहब, और ये हिस्सा बहुत जबरदस्त है, लेकिन हम जो सीनरीज थी वो एंजॉय करे थे, और शायद अभी आप सिग्नल पे रुक गए। चलेगा, कोई बात नहीं, साथ साथ चलेगा। कैसा ओवरऑल आप समझते हैं? बड़ा अच्छा होता हम अगर चारों मैचेस खेल लेते, और डिफेंडिंग चैंपियन वेस्ट इंडीज है, बहुत अच्छी उनकी टीम फॉर्म में भी है, हमारे लिए बड़ा बेहतर होता, लेकिन मैचेस नहीं हुए। तो आपका क्या एनालिसिस है, ठीक रहा हमारे लिए या नहीं मैचेस होने चाहिए थे?
इमरान, हमारी तैयारियों को झटका लगा इससे, और ऐसा लगता है कि इस सीरीज में ना पाकिस्तान जीता ना वेस्ट इंडीज जीता, बल्कि बारिश जीत गई। और जिस तरीके से एक T20 कम हुआ, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और वेस्ट इंडियन 2 T20 का इजाफा किया, एक टेस्ट कम किया। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तैयारियों को शदीद झटका लगा है, क्योंकि इसके बाद अब अफगानिस्तान से हमें सीरीज खेलनी है और 2 T20 इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड का भी कंफर्म नहीं है। तो पाकिस्तान क्या कॉम्बिनेशन बनाएगा, ये सवाल शायकीन क्रिकेट के जहनों में गर्दिश कर रहा है। बिल्कुल, कॉम्बिनेशन में भी फर्क है मिर्जा साहब, लेकिन एट द एंड हम आपने भी उस दिन ये बात की कि जीत जीत होती है, लेकिन हमने मैच जो हमने खेला भी उसमें भी हमारी को परफॉर्मेंस बहुत एक्सेप्शनल नहीं रही है कि हम उस पर फख्र करें जी हमने एक मैच जीता और फिर हमने बाकी मैचेस, चूंकि बारिश ने बीच में एक खलल डाल दिया। तो आपको क्या लगता है हमारी तैयारी, चाहे वो कॉम्बिनेशन की शक्ल में हो, मैनेजमेंट की शक्ल में हो या प्रैक्टिस की शक्ल में हो, अभी हम सफ़र करेंगे आगे आइंदा आने वाले टाइम पे? बिल्कुल अरमला, हमारी तैयारियां मुकम्मल नहीं है। अभी तक हम अपने मिडिल ऑर्डर को नहीं सेट कर पाए। उसके अलावा जिस तरीके से 158 रन के हदफ के ताकुब में वेस्ट इंडीज ने जो पाकिस्तान 7 रन से जीता, जो बैटिंग की, वहां हमारी बॉलिंग एक्सपोज हो गई, फास्ट बॉलर्स एक्सपोज हो गए। वरना पाकिस्तान की स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग में होती है। शाहीन शाह, अफरीदी, उनको आराम कराया गया क्योंकि वो मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं। और फिर इसके अलावा हसन अली पर हम रिलाई कर रहे हैं। हमारा अभी फास्ट बॉलिंग का कॉम्बिनेशन भी नहीं बन पाया। स्पिन बॉलिंग के शोबे में अगरचे शादाब खान ने कुछ बेहतर कारकर्दगी दिखाई एज कम्पेयर टू इंग्लिश टूर, लेकिन पाकिस्तान बहुत मुझे शेकी लग रहा है। जो मेरा अपना तजुर्बा कह रहा है कि जिस तरीके का कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं, 5-5 ओपनर्स टीम में मौजूद है, फखर जमान, शर्जील खान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हफीज, तो हम बनाने क्या जा रहे हैं? शोएब मकसूद जिन्होंने PSL में रन्स के अंबार लगाए, वो नाकाम रहे, और इंग्लैंड में भी नाकाम रहे, यहाँ एक मैच में भी नाकाम रहे। तो बहुत सारे सवालात है। कोई मुस्तनद ऑलराउंडर हमें अब तक नजर नहीं आया। हसन अली को हम कहते हैं, वो भी जो है कंसिस्टेंट नहीं है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल होगी 17 अक्टूबर से, जब वर्ल्ड कप T20 मुत्तहिदा अरब अमारात में शुरू होगा। अच्छा, आपने इंग्लैंड टूर का जिक्र किया। हमने बहुत नामसाइद हालात में और वहाँ पे जाकर बहुत ख़तरनाक हालात में इंग्लैंड का विजिट किया, और आपको याद है कि पूरी की पूरी टीम को कोविड हो गया था, लेकिन हम वहीं पे रहे। हमारे क्रिकेट बोर्ड के सर पे जून तक नहीं रेंगी और हम वहाँ पे खेलते रहे। हालांकि हमारे सारे प्लेयर्स की जान को भी ओबियसली उतना ही खतरा था। और अब कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है, चूंकि IPL डेज आ रहे हैं और IPL डेज के अंदर हमारा इंग्लैंड का टूर आ रहा है, कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं, तो शायद जो सिचुएशन है वो इतनी क्लियर ना हो और इंग्लैंड की टीम, शायद कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का जो दौरा है वो ना हो इंग्लैंड टीम का। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं इस सिचुएशन को? देखिए इमरान, PCB के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान कहते हैं कि उनके 2 ही क्रिकेट बोर्ड से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, एक इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड, एक न्यूजीलैंड क्रिकेट काउंसिल। तो अब दोनों टीमों ने आना है, न्यूजीलैंड ने भी आना है, वो अपनी सिक्योरिटी टीम भेजने जा रहे हैं। और इंग्लैंड तो शेड्यूल का ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है, उसे भारत जाते हुए, क्योंकि ये वर्ल्ड कप भारत में होना था, उसे भारत जाते हुए 2 T20 कराची में खेलना थे। सिर्फ 5 दिन का टूर था इंग्लिश टीम का। तो अब देखते हैं कि वो भारत जाने के बजाय मुत्तहिदा अरब अमारात जाने से पहले कराची में खेल कर जाते हैं या नहीं जाते, लेकिन जाना चाहिए। बड़ी कुर्बानियां दी इमरान, आपने बिल्कुल सही कहा। हम पिछले साल गए जब कोई टीम नहीं आ रही थी, सिर्फ वेस्ट इंडीज आई थी इंग्लैंड, और हमारे लड़के, आपने वकार यूनुस की बेगम का ट्वीट देखा होगा, डॉक्टर फरियाल वकार का, वो कह रही कि जहनी तौर पर इस बायो सिक्योर बबल में रहकर इस कोविड में खिलाड़ी जो है वो जहनी तौर पर परेशान हो गए। बेन स्टोक्स की मिसाल आपके सामने, उन्होंने जो है वो कुछ रेस्ट कर लिया है। तो ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। अगर अब भी इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने इनकार किया, हमारा साथ नहीं दिया, तो फिर ये हमारी जो है नाअहली होगी कि हम उनको कन्विंस करके लाने में नाकाम रहे। बिल्कुल। मैं डीजे ब्रावो के हवाले से एक सवाल करना चाह रहा था। मेरे बड़े फेवरेट हैं जब हम वेस्ट इंडीज की बात करते हैं, क्योंकि T20 में अगर कोई अच्छे प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं वेस्ट इंडीज़ ने, तो डिवाइन ब्रावो उसमें से एक हैं। उन्होंने ऐलान किया कि वो कैरिबियन ग्राउंड के ऊपर अपना लास्ट मैच खेलेंगे, जो पिछला मैच हुआ, और रिटायरमेंट का ऐलान किया है। इस फैसले को आप डीजे ब्रावो के कैसे देखते हैं मिर्ज़ा साहब? देखिए इमरान, डीजे ब्रावो तो वेस्ट इंडीज की टीम के अहम रुकन थे। आपको याद होगा जब 2016 में भारत में ईडन गार्डन्स कोलकाता में वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को हराकर वर्ल्ड कप T20 जीता था, और उनका गाना बड़ा मशहूर हुआ था, क्योंकि वो डीजे ब्रावो उनका गाना तो हमेशा चलता रहता, बल्कि पाकिस्तान में PSL में भी चल रहा था एक दफा उनका गाना। तो वो इतने पॉपुलर हुए,
लगता है कि जिस तरह दीगर लोग जैसे कर्टली एमरोज वो भी म्यूजिक के बड़े शौकीन है, ब्रेट ली गिटार बजाते हैं, मुझे लगता है कि अब डीजे ब्रावो भी किसी बैंड का हिस्सा बन जाए। क्रिस गेल ने तो अपनी एक जमैका में एक उन्होंने स्पोर्ट्स बार 360 बनाई हुई है, जिस होटल भी है उनका, और वो बड़ा बिजनेस, सब प्लेयर्स बिजनेस की तरफ आ रहे हैं। इमरान, तो मुझे लगता है कि डीजे ब्रावो भी अब गाने की तरफ चले जाएंगे। कोई एक बिजनेस उन प्लेयर्स को भी खोल दे मिर्जा साहब, या मशवरा दे दे जो किसी काम के नहीं है हमारी टीम में, वो भी कोई और काम कर बिजनेस करा दे इनको, कोई और से जहाँ सारा कुछ करा रहे हैं, एक बिजनेस भी शुरू करा दे तो हमारी जानों को भी सुकून हो कि हम रोज बैठ के तनकीद ना कर रहे हो। उनको होटल खुलवा दे। सईद अजमल ने देखे अफगान दरबार के नाम से मुत्तहिदा अरब अमारात में होटल खोला हुआ है, शाहिद आफरीदी ने स्प्लैश के नाम से खोला था, फिर वो बंद हो गया। वो सबकी बात है। तो जितने आप देखें, सचिन तेंदुलकर ने भारत में खोला, उसके अलावा सौरव गंगोली ने पवेलियन के नाम से कोलकाता में होटल खोला था, जहीर खान ने जहीर के नाम से बड़ौदा में खोला, बेशुमार क्रिकेटर्स आप छोड़े, आप ये बताएं कि आपको इनके, वैसे तो बायोडाटा इनको आपको सारा याद होता है, आपको इनके होटल्स के नाम, इनकी लोकेशंस भी पता है, मतलब कौन से बादाम है, मुझे ये समझा दें आप। ये बादाम जब लाहौर आऊंगा अरमला तो आपको जरूर साहब आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए इस वक्त जो टीम कॉम्बिनेशन टीम्स की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि T20 आने को है तो अब सवाल उस हवाले से जहन में आना शुरू हो गए हैं। कल आपको मालूम होगा बांग्लादेश ने बड़े जबरदस्त T20 में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया और वेस्ट इंडीज भी ऑस्ट्रेलिया को हरा के आ रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम T20 की बड़ी सॉलिड टीम होती थी, ये हो क्या रहा है? क्या अब ये जो नीचे की टीमें हैं जैसे बांग्लादेश जैसी या वेस्ट इंडीज, तो खैर चले डिफेंडिंग चैंपियन भी है लेकिन सरप्राइज कर देता है कभी कभी, तो क्या नए कॉम्बिनेशन सामने आ रहे हैं? हम एक्सपेक्ट करें कि हमें बहुत बड़े सरप्राइजेस मिल सकते हैं पाकिस्तान को इन T20 वर्ल्ड कप? बिल्कुल नए कॉम्बिनेशन सामने आ रहे हैं इमरान, और मुझे इस T20 वर्ल्ड कप में जो दो टीमें बड़ी मजबूत नजर आ रही हैं वो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड। इंग्लैंड ने देखे अपना कॉम्बिनेशन किस तरीके से ट्राई किया है, स्पिनर्स को उन्होंने ट्राई किया, पार्किंसन को उन्होंने ट्राई किया, उसके अलावा वो आदिल रशीद को ट्राई किया, मोइन अली को ट्राई किया। तो और आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, अब ऑस्ट्रेलिया ने अपना चीफ सेलेक्टर बदल दिया है, जॉर्ज बेली उनके अब चीफ सेलेक्टर बन गए ऑस्ट्रेलिया के, और पहले ट्रेवर हॉर्न्स थे। तो कहते हैं ट्रेवर हॉर्न्स पुराने जमाने की क्रिकेट खेले, उनमें जदीद दौर की क्रिकेट का पता नहीं था। ट्रेवर बेली जो है 2017 में रिटायर हुए तो वो चीफ सेलेक्टर बन गए। तो कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए लम्हे फिक्री है। ठीक हो गया। मिर्जा साहब एक आखिरी कमेंट KPL के हवाले से, ये इसके लिए बड़ी एक्साइटेड है पूरी कौम, आप क्या अभी आप बिल्कुल आप कवर करने भी जा रहे हैं, तो क्या आप कितने एक्साइटेड हैं और क्या इस हवाले से अपडेट्स भी आप हमें देंगे? देखिए कश्मीर प्रीमियर कुछ सिग्नल्स ड्रॉप हो गए हैं मिर्जा साहब हैं भी श्रीनगर हाईवे के ऊपर इस वक्त, ये भी मैं आपको बता दूं। खैर मिर्जा साहब चले, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस। आपने बड़ा डिटेल में मुख्तलिफ एंगल्स के ऊपर बात की और हम इन्होंने कहा जी मुझे लगता है मैं हिस्सा बन गया हूं, तो मिर्जा साहब हिस्सा हैं एक्सप्रेसो का सिंस डे 1, और जब भी हम इनको बुलाते हैं आते हैं। और अभी तो सफर में थे बेचारे, वो कर रहे थे और फिर भी हमने उनको कर लिया। पाकिस्तानी टीम सफर कर रही है और वो उर्दू वाला सफर कर रहे हैं, हम वो अंग्रेजी वाला कर रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिए एक्सप्रेसो। आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, जैसे हम आपको बताते हैं कि आज के टॉपिक नॉर्मली हम अपने शो के अंदर ऐसे टॉपिक्स लेकर आते हैं जिनके हवाले से बात करना और उसकी अहमियत को उजागर करना मेरे ख्याल से बहुत बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह हम बात करते हैं माँ, उसका कोई नेमुल बदल नहीं होता, बिल्कुल इसी तरह से ग़िज़ाई एतबार से माँ के दूध का भी कोई नेमुल बदल नहीं है। माँ का दूध नन्हे बच्चों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा और जो कहा जाए कुदरत का अव्वलीन तोहफ़ा भी है। नवाइज़ादा बच्चों के लिए भी किसी के लिए भी कोई नई ग़िज़ा माँ के दूध से करीब तर तो हो सकती है, लेकिन उस जैसी नहीं हो सकती। आलमी इदारा सेहत इस बात की तजवीज़ करता है कि बच्चों को 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाया जाए। ये ना सिर्फ बच्चों की नशोनुमा को बढ़ाते हैं बल्कि साथ साथ बच्चों में कुव्वत मुदाफ़त और माँ और बच्चों के दरमियान जो बॉन्डिंग है उसको भी स्ट्रॉन्ग करता है। बिल्कुल, और इसके साथ हम अगर मजीद इसकी अफादियत की बात करें तो बच्चों को कई लातादाद बीमारियों के खिलाफ लड़ने में जो प्रोटेक्शन है वो माँ के दूध से मिलती है। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 37% 37% माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं, और इस अहम मौजू पर ही हमने बात करनी है। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ये जो वीक है, यानी कि 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक, ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक के तौर पर ही मनाया जाता है। इस हफ्ते को मनाने का मकसद बच्चों के लिए माँ के दूध की अहमियत उजागर करना है और ख़ास तौर पर लोगों को इस बात से अवेयर करना है कि माँ के दूध जो की एक बेसिक खुराक के तौर पर जो बच्चों के लिए है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उसकी पूरी ज़िंदगी पर उसका असर होता है। एग्जैक्टली, इसकी इंपॉर्टेंस की हम बात करेंगे। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर बसीर खान अचज़ई, जो कि डायरेक्टर रेगुलेशन
नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, उनको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इस इंपॉर्टेंट मौजू के लिए हमें ज्वाइन किया। अब ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से ऑब्वियसली ये वीक भी सेलिब्रेट किया जा रहा है अवेयरनेस के एतबार से 1 से 7 अगस्त तक। कितना ज़रूरी है माँ का दूध बच्चे के लिए? ख़ास तौर पर हम छोटे बच्चों की बात करते हैं, उनको किस उम्र तक माँ का दूध पिलाना चाहिए? अगर सादा अल्फाज में कहा जाए तो बच्चे के लिए माँ का दूध का पहला कतरा उसके लिए गोल्डन ड्रॉप्स के बराबर है। ये बच्चे की ज़िंदगी, बच्चे की ज़हनी नशोनुमा, उसकी जिस्मानी नशोनुमा के लिए माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक बुनियाद है उस बच्चे की जो आप रख रही हो, और उस बुनियाद के फ़वाइद ये होंगे कि ये बच्चा आइंदा आने वाले वक्तों में 5-6 जो बहुत ज़्यादा बड़ी कॉम्प्लिकेशंस है जो बच्चों के अमवात की सबसे बड़ी सबब बनती है, डायरिया हुआ, ARI जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन जो हैं, जो बाकी मीजल्स हैं, बाकी बीमारियां हैं, उनसे माँ का ये दूध जो पहले घंटे से स्टार्ट करा करके 6 माह तक, आपने दुरुस्त कहा कि एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग इस बच्चे के लिए इतना ज़रूरी है कि इन तमाम बीमारियों से उस बच्चे को बचाती है और इसकी जहनी सलाहियतों को उजागर भी करती हैं और तकरीबन 14 से 16% बाकी बच्चों के मुकाबले में ज्यादा शार्प बनाती हैं बच्चे को। ठीक हो गया। अच्छा साथ साथ डॉक्टर साहब, हम इस जो साल का थीम है उस हवाले से भी बात करें। क्या थीम रखा गया है जो हम अवेयरनेस के हवाले से वीक मना रहे हैं? सारी दुनिया में इस साल 2021 में जो ब्रेस्ट फीडिंग वीक का थीम है वो है प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग आई शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक दूसरे के साथ बैसियत मुआशरा, माँ से लेकर के बहन भाई, शोहर से लेकर के फैमिली, फैमिली से फिर निकल करके हमारी कम्युनिटी, कम्युनिटी से निकल करके सोसाइटी, सोसाइटी से निकल करके पूरे एक मुल्क के सतह पे जितने भी लोग हैं जिनका एक ना एक रोल बनता है उस फैमिली के बनाने में या उस फैमिली के बारे में फैसले करने के, वो एक दूसरे को सपोर्ट करें। इस वक्त माँ को बच्चे को दूध पिलाने के लिए सबसे अहम जो सपोर्ट की ज़रूरत है वो अपने शोहर और अपने माँ और सास की तरफ से हैं कि उनको ऐसी एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर लें कि, क्योंकि माएँ उस वक्त सब आपकी तरफ देख रही होती है, जो अड़ोस पड़ोस में जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, तो ये एक हमने प्रोटेक्ट कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग को। और शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि जिन जिन लोगों का जहाँ जहाँ रोल बनता है, यानी ये माहौल प्रोवाइड करने का, इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने का, कवानीन लाने का, या उस माँ को इस काबिल बनाने का कि मतलब वो अपने महफूज मुकाम पे, महफूज जगह पे, महफूज अवकात में अपने बच्चे को दूध पिलाएं, तो ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये उसका थीम है इस साल। बिल्कुल ठीक है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फैमिली सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपने कहा उस वक्त। अच्छा, मुख्तलिफ वजूहात हैं जब माएँ जो हैं, आजकल की माएँ बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करती। इसमें कुछ लोग तो ट्रेंड्स की जाने आते हैं, चूँकि साइंस ने जहाँ पे बहुत ज़्यादा आसानियाँ की हैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट भी कर दिया है। तो इसकी बुनियादी वजह हम अगर कहें, कुछ माएँ ये भी गिला करती हैं या उनका क्लेम ये होता है कि दे आर वीक इनफ, वो इतनी बच्चे को जन्म देने के बाद इस काबिल नहीं कि वो बच्चे को दूध पिला सकें। तो इन सारी वजूहात को कोप अप करना, क्या जो प्रेगनेंसी है और उसके बाद जो बच्चे की डिलीवरी है उससे पहले डॉक्टर्स और घर वालों की जिम्मेदारी है, या जब बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद कुछ ऐसे मेजर जरूरी हैं जिससे कम से कम वो बच्चे को 6 माह तक फीड कर सके? सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँ कि अल्लाह ताला ने जब एक बच्चे को अपने माँ के पेट में 9 महीने तक पाला है और फिर जब बच्चा पैदा होता है तो वो मैकेनिज्म, उस बच्चे की रिस्क माँ के पेट में और बाहर, ये अल्लाह ताला की जिम्मेदारी है। और अल्लाह पाक ने इसका कुरान पाक में ये जिक्र किया है कि और माएँ अपने बच्चों को 2 साल तक अपना दूध पिलाएं। इसका मतलब ये है कि माँ के अंदर वो सारा मैकेनिज्म मौजूद है कि वो दूध उसमें है, कमज़ोरी बिल्कुल ग़िज़ाई लिहाज से वो कमज़ोर होगी, लेकिन उस बच्चे के लिए दूध काफ़ी मिकदार में उस माँ के सीने में होता है। तो हमारी ये गुजारिश है कि इन तमाम मिथ्स पे या इन तमाम ऐसी बातों पे जो फरसुदा हो चुकी हैं, ये उन बातों पे नहीं जाना चाहिए कि माँ कमज़ोर हैं, दूध गाढ़ा है, पहला दूध गाढ़ा है तो ख़राब है। ये बेहतरीन दूध होता है कोलेस्ट्रम, तो माओं को इंकरेज करना चाहिए। यस, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी नौजवान बच्चियां जो कल माँ बनने वाली हैं उस पर हमने फोकस करना है, उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करना है। और फिर जब माँ प्रेगनेंट हो जाएं तो वहाँ पे कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ हैं कि जो माँ को ज़रूरी चाहिए होती है, जिसमें ग्रीन लीव्स हैं, जिसमें विटामिन उसको दे दें, जिसमें मिनरल्स उसको, जिसमें कार्बोहाइड्रेट उसको दे दें। तो हमारी ये गुजारिश है कि माँ के सीने में उस बच्चे के लिए बेहतरीन खुराक मौजूद हैं। उस माँ के दूध के अलावा या वो उसमें वो अज्जा शामिल हैं
कि उस बच्चे की ज़िंदगी को सही। प्रोटेक्ट करने में और उसकी नशोनुमा करने में वो बेहतरीन है। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि आपने जिस तरह से कहा, ऑब्वियसली एक तरफ तो माओं की थोड़ा सा वो रिलक्टेंट होती है, लेकिन दूसरी जानिब जब बच्चा किसी इस तरह से, अगर कोई खातून किसी कॉम्प्लिकेशन से गुजरी है, बच्चा पैदा हुआ है, डॉक्टर पैदा होते ही उन्हें फार्मूला मिल्क की तरफ रेफर कर देते हैं कि बच्चों को आप फलाना ब्रांड है या फलाना डब्बा है, इसका दूध आप बना कर दें, कि मदर कंडीशन नहीं है, वो इस तरह से क्रिटिकल कंडीशन में, खुदा न खास्ता कोई मामला है। तो ऐसी सिचुएशन में चूंकि जब बच्चा फिर बाद में मदर फीड की तरफ नहीं आता, फिर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। इस हवाले से डॉक्टर हजरात का क्या जिम्मेदारी है और फिर पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है? ये सबसे जो अफसोसनाक अमर है वो यही है कि हम ये समझते हैं कि माँ बच्चे की फौरन पैदाइश के बाद माँ को थोड़े अरसे के लिए उसे अलग कर लेना या उसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं। आपकी जिम्मेदारी ये है हेल्थ केयर वर्कर की, माँ की, सास की, बहन की जो साथ हो, कि फ़ौरन बच्चे को माँ के सीने से लगाया जाए। वो बच्चा खुद उसमें अल्लाह पाक ने वो सेंस रखे हुए हैं, वो सेंसर्स रखे हुए हैं कि वो अपने उस सक करके माँ का दूध वो हासिल कर लेता है। ये अलग बात है अगर माँ को नींद में भी हो तो वो बच्चा अपना पेट वो भर सकता है। हमारी गुजारिश ये है कि वो तमाम बातें जो अगर कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर ये करता है या कोई दूसरा एक बंदा करता है, कोई हमारी जो इंडस्ट्री है, अल्लाह उनको हिदायत कर लें कि मतलब वो उसको पेश करते हैं कि डॉक्टर साहब फार्मूला मिल्क है जी। मैं आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए, चूंकि बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे हैं वो तो इन बातों को समझते भी हैं, खुद पढ़ भी लेते हैं, उनको समझ भी आ गई होगी। बहुत सारे लोग इस वक्त आपको ऐसे देख रहे होंगे जिनके जहन में बहुत सारी कंफ्यूजन होंगी, तो इस लास्ट मिनट के अंदर आप उनको कुछ भी कहना चाहें, गाइड करना चाहें, तो फ्लोर इज योर सर प्लीज। मेरी ये गुजारिश होगी तमाम माओं से कि माँ का दूध बेहतरीन है बच्चे की ग़िज़ा के लिए। इनमें तमाम वो अज्जा शामिल है जो बच्चे की परवरिश के लिए उसकी आप ये करें कि एक प्रोटेक्टिव वॉल है बाकी बीमारियों से बचाने के लिए। आपके पैसे भी बचेंगे, आपका बच्चा तालीम में भी दिलचस्पी लेगा, उसकी ज़हनी नशोनुमा सही होगी और उसकी जिस्मानी नशोनुमा भी होगी। प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा था कि स्टंटिंग को रोकना है, तो स्टंटिंग को, कोताकदी को रोकने का बेहतरीन हल ये है कि माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाएं, पहले घंटे में शुरू करा दें, 6 महीने तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग दे दें, पानी का कतरा भी नहीं, कोई गुटी नहीं, और उसके बाद 2 साल तक घर के खाने के साथ साथ अपना दूध भी पिलाएं। मदर फीड है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने इस मौजू पे, अहम मौजू पे हमें ज्वाइन किया और इस हवाले से अवेयरनेस दी, क्योंकि जिस तरह ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें, मदर फीड की बात करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अर्ली स्टेज के अंदर जब बच्चा पैदा हो और 6 माह तक माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाएं, ताकि उनकी जो जहनी नशोनुमा है और ओवरऑल फिजिकल उनकी जो नशोनुमा है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी माओं को, हमारी यंग जनरेशन को इस बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। और डॉक्टर साहब ने सबसे अहम बात अर्मला जो की है वो फैमिली सपोर्ट के बारे में की है, यानी कि उन्होंने शौहर का जिक्र किया, उन्होंने सास का जिक्र किया या बहनों का जिक्र किया, क्योंकि उस वक्त उन्होंने कहा कि खातून एक वल्नरेबल सिचुएशन में होती है जब बच्चा पैदा होता है, तो इस फैमिली सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत होती है, बजाय इसके कि सास या शौहर किसी और जानिब उसको लेकर जाएं। उनको इंकरेज करना चाहिए कि वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाए। तो ये बहुत अहम मौजू है, अमूमी तौर पर हम इस पर बात नहीं करते, लेकिन ये सबसे अहम मौजू है, खासतौर पर स्टंटिंग के मामला। बिल्कुल, स्टंटिंग को रोकने के लिए इसी नोट पर हम जी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और अब बात करते हैं मारूफ अदाकार रफ़ी खावर उर्फ नन्ना की, जिनके मद्दाह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। अदाकार नन्ना 4 अगस्त यानी कि आज ही के दिन साहिवाल में पैदा हुए। 1944 में कमाल अहमद रिजवी के ड्रामा सीरीज अलिफ नून से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे। नहीं भुला सके, बहरहाल आज हम उनको याद कर रहे हैं, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। हम में मौजूद नहीं है, लेकिन जब तक जिंदा रहे मुस्कुराहटें बांटते रहे। 2-3 बड़ी आम शख्सियात का जिक्र हमने करना है। सूफ़ी तबस्सुम साहब, जिनका आज यौम पैदाइश है। सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम बच्चों के लिए बहुत सारी नज़में लिखी, बहुत सारे नगमे लिखे। टोट बटोट जो किरदार है, जो बहुत मकबूल रहा बच्चों के बीच में, उसको क्रिएट करने वाले, उसको तख्लीक करने वाले, और आज उनकी हम सालगिरह मना रहे हैं। आज ही के दिन 1899 में आप पैदा हुए और जो अपना फ़न है, ख़ासतौर पे उर्दू के लिए अपनी फ़नी खिदमात बहुत देर तक पेश करते रहे। और आज एक और अहम शख्सियत अमजद इस्लाम अमजद साहब के हवाले से भी आपको बताएं, उर्दू के मशहूर शायर, ड्रामा निगार, दानिश्वर, आज उनकी भी सालगिरह है और आज हम उनको भी अपने इस लिविंग लेजेंड को हैप्पी बर्थडे विश करेंगे। अमजद इस्लाम अमजद के हवाले से आपको जितना भी बताएं, उनका तारुफ किसी तारुफ के मोहताज एक शेर नहीं में है। बता दूं, जरूर जरूर। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पर बरस गई, दिल बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है तकरीबन हमारा, लेकिन आज यौम शोहदा भी है। केपी के अंदर तकारीब का एहतमाम किया गया है। कोविड की वजह से मोहतात तौर पे कम गेस्ट के साथ तकारीब हो रही हैं, लेकिन जितने भी पुलिस के शोहदा हैं और जिस शोबे के भी शोहदा हैं, उन्हें हमारा सलाम। अभी हम इजाज़त लेंगे, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।